तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी भारत एंड द वर्ल्ड, इस बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 9 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। चैप्टर का नाम है 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब देखो, इस चैप्टर का जो नाम है ना, बहुत खूबसूरत सा। पहले एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको चैप्टर का कि हम किसके लिए रेडी हो रहे हैं, क्या होने वाला है चैप्टर में, और उसके बाद हम जो है इस चैप्टर को डायरेक्ट कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। चलो एक बार देखते हैं। 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि देश अंग्रेजों का गुलाम था लंबे अरसे से। लगभग मोटा मोटा माने तो 1600 एडी के अराउंड में इंडिया जो है गुलाम हो चुका था। और उसके बाद से लेके 1950 तक इंडिया अंग्रेजों का गुलाम रहा। अब कुछ भाई बोलेंगे कि 1947 में हुआ था, तो ये राउंड फिगर है, ठीक है, इसीलिए इन्होंने भी राउंड फिगर में हमको दिया है। वैसे तो एग्जैक्ट डेट मैटर करती है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे हम राउंड फिगर का गेम खेल रहे हैं। हमें जो है 50 साल, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर 2000 तक की, ठीक है। 2000 के बाद क्या हुआ वो बाद की बात है, क्योंकि आगे 50 साल हो जाएंगे, शायद एक नया चैप्टर ऐड कर दे, बट अभी नहीं करेंगे वो चीज़, है ना। 10-20 साल में कुछ अलग नहीं हुआ देश के अंदर। तो जो पहले हुआ था मेजर जो रिवॉल्यूशन, जो चेंजेस हमें देखने को मिले, तो वो जो है हम 2000 तक का पढ़ेंगे, यानी कि 1950 के अराउंड से। वैसे तो हम 47 तक का पढ़ेंगे, 47 से स्टार्ट करेंगे कहानी को, लेकिन इससे लेके 2000 तक का हम ये कहानी पूरी पढ़ने वाले हैं कि क्या हुआ देश के अंदर। अकाल पड़ा था एक टाइम पे आके, उसके बाद पार्टीशन हुआ इंडिया का, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, क्या नतीजा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इतनी सारी जो रियासतें थी जो अलग अलग राजाओं की, उनके साथ क्या हुआ। बहुत सारे पंगे हैं इस चैप्टर में भी। तो भाई रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ समझने के लिए कैसे हमने जो है टैकल करा। और उसके बाद सब कुछ हमने कर लिया, तो फाइनली हमें दिक्कत आई, हम किसके साथ अच्छा व्यवहार करें, कौन हमारा दोस्त कौन दुश्मन। भारत जो है पाकिस्तान के साथ कैसा रहा, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, और भी जो है बर्मा। तो ऐसे कई सारे देश है, लेकिन हाँ, रसिया, अमेरिका, यूरोप, तो इनके साथ भी हमने कुछ व्यापार करे। व्यवहार कैसा रहा उसके बाद में, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं आज़ाद होने के बाद में। तो वो सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर में मिलने वाली हैं। चैप्टर की वीडियो देखो, हर एक चैप्टर की बड़ी होती है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर डिटेल में समझाना है तो भाई वीडियो तो बड़ी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। चलो अब शुरू करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, समझना। लेट्स नो, आओ जाने, क्या जानना है। व्हेन एंड हाउ डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि भारत कब और कैसे आज़ाद हुआ था। हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस, भारत का विभाजन कैसे हुआ। हाउ वॉज द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, राज्यों का जो है पुनर्गठन कैसे हुआ, मतलब राज्य कैसे बनाए गए। व्हाट वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या बला है, हरित क्रांति जिसको कहते हैं। व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ एमरजेंसी 1975 टू 77 एडी, 2 साल की इमरजेंसी लगी थी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, ये इमरजेंसी क्या चीज़ थी देश के अंदर जो इमरजेंसी लगी। व्हाट वाज शाहबानो केस, शाहबानो केस क्या था, ये भी एक खतरनाक केस था। हंसी आएगी आपको, मतलब ऐसे ही कांड हुए हैं ना देश के अंदर, भाई क्या ही बोले। इस केस को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 एडी स्टार्ट इन इंडिया, उसके बाद भारत में जो है लिबरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसे स्टार्ट हुई, प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में है। उसके बाद में हाउ आर द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, भारत का अपने पड़ोसी देश और के साथ व्यवहार कैसा है। और हाउ आर द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द सुपर पावर, सुपर पावर के साथ व्यवहार कैसा है। सुपर पावर का मतलब भाई वो 5 बड़े देश, उनको हम सुपर पावर कहते हैं आज के टाइम पे, जो कि रसिया, चाइना, अमेरिका, यूरोप, वो वाले हैं ना, तो उनको कहते हैं हम इन देशों को। और वो है जो उनको सुपर पावर्स, मतलब बड़ी ताकतें हैं वो, बेसिकली वो पूरे वर्ल्ड पे जो है काबू करने की, जापान भी उनमें है। तो ये बड़ी ताकतें थी उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद से उनको सुपर पावर का दर्जा दिया गया था। वट वट हैज़ बीन इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन, अब उसके बाद में जो है इंडिया का जो है यूनाइटेड नेशन में जो है क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, मतलब संयुक्त राष्ट्र बनाने में क्या सीन रहा, उसके बारे में है ये। तो ये सारी चीज़ें, इतने सारे सवाल हैं हमारे मन में, और वो सारे सवालों के जवाब इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। ये लिटरली सिर्फ सवाल हैं, ठीक है।
चलो अब इन सवालों को जानते हैं, एक एक करके समझते हैं इन सारे सवालों को। इंडिया गोट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन अगस्त 15 1947। तो 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया। ये तारीख तो सबको याद होगी, इतनी बार याद है, हम देश के वासी हैं, सबको याद है ये बात, है ना, कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि देश अंग्रेजों के चंगुल से छूट चुका था। इंडियंस हैड टू स्ट्रगल फॉर 100 ऑफ दिस डे। भारत वालों ने इसके लिए अपना जो है कई सौ साल लगा दिए। द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 190 ईयर्स। तो ब्रिटिशर्स ने लगभग 190 सालों तक भारत पर राज करा। मैनी पैट्रियट हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सारे जो है, देखो ये वर्ड्स ध्यान रखने के होते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड वर्ड लगते हैं ना जब हम आंसर लिख रहे होते हैं, तो वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये जो पैट्रियट है, देशभक्त कहते हैं ना, तो ये वर्ड ध्यान रखना। आप जो है ऐसे देशभक्त को याद, मतलब वो मत करना कि कुछ और वर्ड यूज कर रहे हो। पैट्रियट थोड़ा स्टैंडर्डाइज वर्ड है, इसीलिए ये ऐसे को यूज करते हैं। और भी कई सारे वर्ड है जो देशभक्ति को डिनोट करते हैं, देशभक्तों को। तो ये अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये बुक में दिया गया है। इनको अगर सेम टू सेम यूज करते हैं ना, थोड़ा अच्छा सा लगता है, स्टैंडर्डाइज सा। तो बहुत सारे देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जो है प्राणों का बलिदान दिया, सैक्रिफाइस करी अपनी ज़िंदगी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब चलो जो भी उन्होंने करा हमारे लिए करा, और देश आज़ाद हो गया फाइनली। देयर वॉज ऑल्सो अ कम्युनल डिवीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन किसको पता था कि यहाँ पे जो है देश बट जाएगा, डिवीजन हो जाएगा देश का। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देखो मतलब पहले से ही प्लान था उनका। लगभग ये जो डिवाइड रूल की पॉलिसी थी 1905 में आई थी, बंगाल का विभाजन जब हो रहा था, तो बंगाल को डिवीजन कर रहे थे, उस टाइम पे आई थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। लेकिन उसके बाद भी ये जाते जाते भी भारत में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई बजवा गए, और उसके बाद हो गया डिवीजन या पार्टीशन कह लो। Due to Jinnah's two nations theory, the demand for the partition of the country was gaining momentum। अब जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर देखो ये कहानियां सबने पढ़ी हैं, इतनी बार आ चुकी हैं कहानियां, सबको याद भी हो गई है मोटी मोटी सी, तो कि ये क्या हुआ था उस टाइम पे लगभग। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है एक दो नेशन की थ्योरी दी कि हमको जो है हमारे लिए अलग जो है देश चाहिए। वैसी कुछ थ्योरी वो लेके आया, जिसको टू नेशन थ्योरी का मतलब है द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं इसको। तो वो लेके आया था वो मोहम्मद अली जिन्ना, और उसके बाद वो उसकी मोमेंटम धीरे धीरे जोर पकड़ती चली गई। बट कम्युनलिज्म वाज अंडर एस्टेब्लिश्ड बाय द ग्रेट लीडर एंगेज्ड इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। लेकिन क्या करें, बड़े बड़े नेता लोग जो है ना, वो ये सोचने लगे कि भैया ये जिन्ना विन्ना के बस की बात नहीं है, काहे का टू नेशन थ्योरी, हम नहीं करने वाले डिवीजन इनका, पार्टीशन। क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था अब इंडिया इकट्ठा रहेगा। दैट इज वाई दे कुड नॉट गेस द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसी वजह से उनको जब लग ही नहीं रहा कि ये बंदा कुछ कर सकता है, तो वो पार्टीशन के ऊपर ज़्यादा सोच भी नहीं रहे थे। इन द एंड दिस कम्युनलिज्म बिकम द रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और अंत में देखो उसी कम्युनलिज्म ने, उसी जातिवाद ने, सांप्रदायिकता ने कह सकते हो, कि यहाँ पे देश का डिवीजन करा दिया। द कंट्री हैड टू फेस मैनी challenges ड्यू टू द circumstances arising आउट ऑफ द पार्टीशन। अब देश को इन ये जो पंगे हुए, इनके चक्कर में बहुत सारी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये चैलेंजेस है, ये इकट्ठा होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ एरर्स है, ठीक है, नहीं मतलब स्पेस आ गया बीच में टाइप करते टाइम। चैलेंजेस है ये, मतलब बहुत सारे जो है फेस करने पड़े चैलेंजेस उनको। बट डिस्पाइट दीज चैलेंजेस एंड अदर प्रॉब्लम्स इंडिया हैज अचीव्ड मैनी सक्सेसेस। तो लेकिन ये कुछ भी कहते रहो भाई, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने इतने सारे चैलेंजेस करे, फेस करे, उसके बाद भी इंडिया सक्सेस हो गया। द हिस्ट्री ऑफ 5 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे 5 डिकेड की हिस्ट्री बता रखी है, इनकी 5-10 एक डिकेड होते हैं, 10 साल का एक डिकेड होता है, ठीक है। तो ऐसे 5 डिकेड यानी 50 साल की जो है हिस्ट्री इंडिपेंडेंस के बाद की, वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करी जा रही है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, पहले तो ये समझते हैं भाई पार्टीशन ऑफ द कंट्री, है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे कि पार्टीशन में क्या पंगा हुआ और पार्टीशन करना क्यों पड़ा आखिरकार। मतलब एक जिन्ना के कहने से पार्टीशन हो गया, वो तो चलो हमें सुनने में लगता है कि भैया, लेकिन जब सारे लीडर्स को ये लग रहा था कि पार्टीशन होगा ही नहीं, तो अब कैसे हो गया था फिर ये बाद में। तो देखो वो सीन क्या हुआ था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देयर वॉज ऑल्सो एन अनफॉर्चुनेट पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, पता नहीं कैसे अनफॉर्चुनेट था ये पार्टीशन, किसी को आभास तक नहीं था। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड बाय यूनाइटिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन्स, वेस्टर्न पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड ईस्ट बंगाल। तो ये देखो पाकिस्तान बनाए गए, 2 पाकिस्तान बनाए गए। देखो अब मैप, थोड़ा सा मैप समझना जरूरी है। अब मैप इन्होंने शायद बुक में दे रखा नहीं है,
या दे रखा है? तो नहीं, बुक में मैप नहीं है आपका, तो उसकी वो थोड़ी सी दिक्कत है। बट आप समझो इंडिया का जो है ना, अब इंडिया जो है उस टाइम पे कुछ ऐसा था, ठीक है। अब ये ऐसा सा कुछ इंडिया पड़ता था उस टाइम पे, और ये लो, ठीक है, ऐसा सब कुछ इंडिया था हमारा। और इस मतलब राउंड फिगर है ये, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना भाई ऊपर नीचे कर दी तुमने लकीरें, बस राउंड फिगर में। अब उन्होंने क्या करा, पार्टीशन के टाइम पे इंडिया के यहाँ पे दो पोर्शंस बनाए गए। मतलब एक पोर्शन तो बना यहाँ वाले हिस्से में, ठीक है, एक पोर्शन बना यहाँ वाले हिस्से में। यानी कि यहाँ पे वही चीज हमको बता रहे हैं ये लोग कि कंट्री पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, नॉर्थ वेस्ट का रीजन। अब जिसको डायरेक्शन पता है उसको तो समझ आ रही होंगी सारी चीजें कि नॉर्थ ऊपर है, वेस्ट किधर है, वेस्ट इधर की साइड है। तो ये नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन होती है, मतलब कि देश के इधर वाले हिस्से में एक पार्टीशन बना, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और ईस्ट बंगाल। बंगाल का हिस्सा देखो यहाँ पे ईस्ट बंगाल, यहाँ पे बंगाल के अंदर बंगाल यहाँ पे पड़ता है ना, एक यहाँ पे बना, और बाकी कुछ एरिया यहाँ पे दिया गया उसको, पंजाब का कुछ हिस्सा, सिंध का रीजन दिया गया, बलूचिस्तान दिया गया, ठीक है ना। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया हैड टू माइग्रेट टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान। अब ये जो पूरा डिवीजन था ये सिर्फ एक बात पे हुआ था कि भैया इंडिया का जो है ना, हम मुसलमानों को अलग देश चाहिए, हम तुम्हारे साथ यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। और एक्चुअली अगर आप ध्यान दोगे, अब वो जो है ना, उनको देश चाहिए था। अब आज के टाइम पे भी ये हाल है भाई, आज भी जो है मुस्लिम आबादी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी। तो देखो पार्टीशन क्यों हुआ, क्योंकि उनको अलग रहना था हम लोगों से, लेकिन नहीं रह पाए फिर भी उसके बाद भी। लेकिन जो भी है, बहुत सारी जनता को उसकी वजह से माइग्रेट करना पड़ा, उस टाइम पे करना पड़ा, धीरे धीरे सेटल होते गए मामले, और फिर कि ठंडा पड़ गया मामला, फिर कौन पूछने वाला था। लेकिन शुरुआत में जैसे ही डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। यानी कि जो एरियाज उनको दिए गए थे, पाकिस्तान को दिए गए थे, उसमें जो है वहां पे जो हिंदू रह रहे थे, क्योंकि पहले तो ऐसे रैंडमली रह रहे थे कहीं कहीं भी लोग, अब उनको जो है हिंदुस्तान आना पड़ा, इंडिया आना पड़ा। और जो लोग इंडिया में रह रहे थे, जो मुसलमान लोग, उनको जो है पाकिस्तान जाना पड़ा। अब पाकिस्तान दो थे, समझ रहे हो ना आप, एक बांग्लादेश जो बाद में बना था बांग्लादेश, ठीक है ना, कहीं आप सोचो वो बांग्लादेश है भाई, वो पाकिस्तानी, वो भी पहले पाकिस्तान था, बांग्लादेश जिसको कहते हैं, और दूसरे वाला भी पाकिस्तानी था, दो पाकिस्तान थे उस टाइम पे जो बनाए गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। एट द सेम टाइम most of the Hindus, Sikh and other had to come in India from the area that has been given to the Pakistan। अब जो एरिया पाकिस्तान को दिया गया, वहां से हिंदू, सिख या फिर जो दूसरे समुदाय थे जो कि मुसलमान नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो सारे जो समुदाय थे वो इंडिया में आने लगे। दिस वॉज द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप सीधे सीधे शब्दों में कहो ना, अभी तक हमने हिस्ट्री के जितने भी माइग्रेशन के बारे में पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया और बुक वालों ने हमको नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन जो भी है, अगर हम बात करें ना हिस्ट्री में अभी तक जितने माइग्रेशन हुए हैं, तो उनमें ये सबसे मतलब बड़े माइग्रेशन में से एक था, बहुत बड़ा माइग्रेशन था ये, और वो भी बहुत कम टाइम के दौरान में करना पड़ा, क्योंकि मारकाट छिड़ गई थी भाई, लोगों को कत्लेआम काटा जा रहा था, अपनी नफरतें बाहर निकाली जा रही थी धर्म के आधार पर। दिस माइग्रेशन वाज मेनली बाय ट्रेन्स, मिलिट्री व्हीकल्स एंड ग्रुप्स ऑन फुट। अब लोगों ने क्या करा, ज़्यादातर आपको जो है, शायद मैं थंबनेल में फोटो दिखा दूंगा, गूगल पे भी सर्च करना, बुक में भी फोटो मिल जाएंगी भाई। वो हाल था जिसका आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। मतलब ट्रेन के अंदर बैठ के जाते हैं लोग, उसकी खिड़कियों पे लटक के, उसके ऊपर पसर के, जहां जगह मिल रही थी, कुछ भी बस सहारा मिल रहा है कुछ भी करके ट्रेन का, उस पर लटक जा रहे थे लोग। इतनी बुरी हालत थी, और तब भी उनको ये था कि भाई हम जिंदा अपने जो है एरिया में, अपने जो है मतलब इंडिया से जो पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से जो इंडिया आ रहे थे, दोनों को यही लग रहा था कि हम जिंदा पहुंच भी पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार गंवा दिए, बहुत बुरा हाल था ये चीज में। उसके बाद में जो मिलिट्री व्हीकल्स थे उनमें भी बहुत सारे लोगों को लाद लाद कर लाया गया। कुछ लोगों ने तो भाई जब रेलवे ट्रेन नहीं मिली, व्हीकल्स नहीं मिले, तो उन्होंने पैदल भागना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। ईयर्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद मुस्लिम हैड नाउ डेवलप्ड इनटू अ कम्युनल हेटर्ड। अब ये जो शांति थी ना, इतने मतलब सालों की शांति थी, सदियों से, जो हम लोग इन्वेडर्स की वजह से जो मुस्लिम्स इंडिया में आए थे वो यहीं पे रह गए, कोई ना, इंडिया वालों ने उसको एक्सेप्ट किया, अब वो यहीं के लोग माने जाते हैं। अब हम उनको बाहर का नहीं कहेंगे, अब हम उनको इन्वेडर नहीं कहेंगे, लेकिन अब वो इंडिया के हो चुके थे, इंडिया का हिस्सा हो चुके थे। लेकिन इतनी लंबे टाइम की जो शांति थी वो बर्बाद हो गई थी। मतलब ये खतरनाक जो लड़ाई हुई ना, इतनी भयानक लड़ाई तो हमने अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ी थी,
जितनी हिंदू मुसलमानों ने आपस में लड़ ली। दैट इज वाई इंसिडेंट ऑफ वायलेंस arson एंड रेप वर हैपनिंग ऑल अराउंड। मतलब जो बुरा हाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर जगह पे जो है कहाँ पे थे हम, वायलेंस जो है, मतलब कह सकते हो कि दंगे हो रखे थे। arson जो है मतलब आग लगा रखी थी हर जगह पे, आग की लपटें, घरों को जला दिया, रेप कर दिए गए महिलाओं के। ऐसे जो है बुरे बुरे कांड होते चले गए नॉन स्टॉप लगातार, इतना बुरा हाल जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। Lakhs of refugees were coming from both countries while their tears need to be wiped out and they had to be resettled। अब वो जो लोग अपना अपना घर परिवार अपनी जमीन सब कुछ छोड़ के सिर्फ जान बचा के दूसरे देश में भाग रहे थे, क्योंकि देखो इंडिया वालों के लिए पाकिस्तान भागना था, पाकिस्तान वालों को इंडिया भागना था। तो वो जो मैटर चल रहा था उनको अब संभालने की जरूरत थी, और उसको संभालेगा कौन? लोग नहीं संभालेंगे, उसको सरकार को पैसा देना पड़ेगा उस चीज के लिए। उनको कहते हैं जो बाहर से आते हैं ना माइग्रेट होके, उनको रिफ्यूजी कहा जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए। तो अब ये जो रिफ्यूजीज थे दोनों देशों के लिए एक बड़ी दिक्कत हो चुकी थी। उनके आंसू पोंछने की जरूरत थी, उनको संभालने की जरूरत थी। उनको अब काम धंधा चाहिए था, पैसा चाहिए था, खाना चाहिए था, बहुत सारी चीजें उनको चाहिए थी। Therefore, people coming to India were first lodged in the temporary camps and then gradually arrangements were made for their permanent resettlement। शुरू शुरू सी में तो क्या किया गया, उनके लिए जो है टेम्परेरी कैंप बनाए गए, मतलब ऐसे तंबू गाड़ के ऐसे बहुत सारे लोगों के रहने की जुगाड़ कर दिया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनको जो है अलग अलग जगह पे बसा दिया गया, किसी को जमीन अपॉइंट करी गई, ऐसे चलता गया, धीरे धीरे हुआ ये सारा प्रोसेस, एकदम से नहीं हुआ था, ठीक है ना। इसको सालों लग गए थे, कई साल लग गए थे इसको पूरा होने में। तो अब इसकी कल्पना करना भाई आज के टाइम पे, वैसे तो इनको बताने में बड़ा मतलब ऐसे लगता है कि भैया चलो ठीक ठाक है, हमें पढ़ने में नहीं लगेगी वो चीज़ जो लोगों के साथ वहाँ बीती थी, जो हाल। आप जो है कभी इंटरनेट पे, बाकी भाई देखो मैंने आज तक कभी आपको नहीं बोला कि इंटरनेट पे कुछ भी सर्च मारो या मत मारो, बट इसको सर्च मारना, आपके आंखों से मतलब आंसू आ जाएंगे लिटरली, इतना बुरा हाल आपको देखने को मिलेगा। और आपके मन में भी एक गुस्सा आएगा, मतलब क्यों थी ये लड़ाई। एक्चुअली में देखो सीन ये नहीं हुआ था, एक और पंगा हुआ था, बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। देखो ये मामला क्या था, इंडिया का जो है ना दो पोर्शन बने थे, एक तो इधर था एक इधर वाला था। अब मैटर समझो तुम क्या था, हिंदू मुसलमान तो पूरे इंडिया में रह रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो लोग इधर वाले एरिया में गए, तो वो लोग जो है, या फिर उधर से इधर वाले एरिया में जो लोग आए वो शांति से आए, उन्होंने कोई मारकाट इतनी खासी नहीं करी। मतलब थोड़े बहुत तो लड़ाई दंगे होते हैं यार, वो तो आम सी बात है। यहाँ पे इतना वो नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ वाले लोग इतने हरामी थे, इन्होंने आपस में बजा डाली, क्योंकि भाई लालची लोग, कहाँ ही लालच थमने वाला था, इधर आपस में बजा बजा के जो है बिल्कुल मतलब सिस्टम बर्बाद कर दिया। इधर की लड़ाई को आप ये मान लो कि ये मक्खी की जितनी लड़ाई थी और ये हाथी जितनी लड़ाई थी, ऐसा बुरा हाल मचा था इधर के एरियाज में, इधर बहुत बुरा हाल था। और आज भी ये जो कंट्री है, ये वाला पाकिस्तान, ये हरामी है, और इसकी बेइज्जती के चक्कर में इन्होंने बाद में अपना देश का नाम बदल दिया था भाई, ये बांग्लादेश बन गए कि भाई तुम्हारे पाकिस्तान, तुम्हारा नाम पाकिस्तान, हमारा नाम पाकिस्तान। इसको जो है पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, इस वाले को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, यानी कि ये पूर्व में था ना तो पूर्वी पाकिस्तान, और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। अब ये पश्चिमी वाला हरामी था, इसने बहुत मतलब ऐसे बाद में बगदादी आतंकवादियों से संगठन करे, तो उसकी वजह से ये वालों की भी बेइज्जती हो रही थी। अब इन्होंने अपना नाम ही बदल लिया भाई उस चक्कर में। तो ये देखो तुम कितना मतलब लोगों की सोच का फर्क था यहाँ पे, टोटल एंड टोटल जो माइग्रेशन हुआ वो तो चलो होना था, कोई बात नहीं, उसका कुछ कर नहीं सकते थे, बट जो नफरतें थी लोगों के दिलों के अंदर, वो कुछ अलग लेवल पे पहुंची हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, उसको दुख को भुलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि देशी रियासतों का एकीकरण, इकट्ठा होना, इंटीग्रेट करना, एकजुट करना। अब ये प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है यहाँ पे देशी रियासतें, जो छोटी छोटी रियासतें बनी हुई थी ना, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे कोई बड़ा राजा तो बचा नहीं था, सारे छोटे छोटे से, मतलब दो चार गांव का एक सरदार हो गया, वो एक रियासत हो गई। और ऐसे ही जो है बहुत सारी रियासतें देश के अंदर, या फिर एक शहर मान लो तुम, एक शहर जितनी रियासत हो गई, कई जगह पे दो तीन शहर का एक राजा, ऐसे वाले छोटे छोटे से राजा बहुत सारे बने हुए थे। The authority of the British government over the Indian princely states ended on August 15, 1947। 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो इन लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा, और जो इनकी अधिकार थे, जो इन्होंने रियासतें हथियार रखी थी, अब वो रियासतें आज़ाद हो चुकी थी। अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स कुड नाउ जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। देखो हुआ क्या, 565 रियासतें थी टोटल इंडिया पाकिस्तान के अंदर में, मतलब जो टोटल लैंड मास था इंडिया का पाकिस्तान का तुम कह लो, क्योंकि वैसे तो इंडिया ही था। अब इंडिया इंडिया करता रहूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अब तो बोल रहे थे पार्टीशन हो गया, अब वो इंडिया का कहाँ से रहा।
तो यहाँ पे टोटल 565 रियासतें थी, जिसमें इंडिया जो या तो इंडिया ज्वाइन कर सकती थी या पार्टीशन हो चुका था वैसे तो, लेकिन या फिर वो पाकिस्तान के समर्थन में रह सकती थी या वो किसी का समर्थन नहीं देती, वो अलग रह सकती थी। मतलब 3 ऑप्शंस थे, या तो तुम इंडिया के फेवर में आओ या पाकिस्तान, या तुम किसी के फेवर में भी मत जाओ, तुम्हारी मर्जी है वो, ठीक है। इतनी मर्जी, अब देखना तुम बैंड बजाएंगे यहाँ पे, बहुत पंगे होंगे इसके चक्कर में भी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारा जो है रॉबर्ट डोनी जूनियर वाला आयरन मैन नहीं है, कहीं आप सोचो कि ये जो है आयरन मैन जो मूवीज में आता है वो वाला नहीं है भाई। ये जो है हमारे एक लीडर्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको एक उपाधि दी गई थी आयरन मैन की, क्योंकि उन्होंने जो है उसी जैसा काम करा था, लोहे जैसा काम करा था, इतनी सारी रियासतों को इकट्ठा करने का काम, जो कि मतलब ऐसा था इम्पॉसिबल, मान लो उस काम को कि वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इतने सारे लोग, उनको समझाना मनाना बहुत दिक्कत की बात थी। और इसीलिए इनको आयरन मैन की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो वैसा बंदा ही फिल्म में दिखा रखा है ना, कि वो कभी हार नहीं मानता, वो नॉन स्टॉप लगा रहता है, वो जो करना है वो करके दम लेता है। वही सीन था यहाँ पे भी। ही एक्टेड वेरी वाइजली इन सच सर्कमस्टांसिस। उन्होंने जो है बहुत ही बुद्धिमानी से, सूझबूझ से काम किया। पटेल हैड मैनेज्ड टू गेट मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू जॉइन द इंडियन यूनियन। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने, पटेल ने जो है ना, बहुत सारे राजाओं को मना चुके थे इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। अब उनकी मर्जी थी, वो पाकिस्तान भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मना लिया था कि भाई तुम इंडिया के साथ में आ जाओ। ओनली हैदराबाद, जूनागढ़ एंड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ कश्मीर वर येट टू जॉइन इंडिया। अब यहाँ पे सिर्फ 3 रियासतें बची हुई थी जिनका कुछ नहीं पता था वो करेंगी क्या। हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और तीसरी थी कश्मीर की रियासत। ये 3 रियासतें बची हुई थी। अब इनके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था ये करेंगी क्या, बट वर येट टू जॉइन इंडिया। अब इनका पता नहीं, इनका देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंक्लूडेड हैदराबाद एंड जूनागढ़ इन द इंडियन यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ द पीपल। अब इनको जो है ओपिनियन ऑफ द पीपल के बेसिस पे जो है, अब यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर ज्वाइन कर दिया गया, इंडिया में ऐड कर लिया गया। लेकिन भाई ये जो है ना, तुमको लगेगा भाई ऐसे कैसे, मतलब ओपिनियन ऑन पीपल कर दिया, राजा का क्या हुआ। ये जो है ना भाई, बहुत सारी चीजें गायब कर रखी है इस चैप्टर में, बहुत मतलब दुख भरी कहानियां है ना, वो हटा दी है, नहीं तो आपको रोने लग जाते हैं यहाँ पे। हुआ क्या था देखो, हैदराबाद का जो राजा था ना, उसने मना कर दिया सीधा सीधा कि मैं तो रहूंगा इंडिपेंडेंट, मैं तेरे से कुछ पूछने वाला नहीं हूँ। अब हैदराबाद पड़ रहा था बीच में, ना तो वो कोस्ट पे पड़ रहा था, उसकी जो रियासत थी बीच में पड़ रही थी देश के, और वो पंगा खड़ा करने लगा। धीरे धीरे चलो लोगों ने एडजस्ट करा उस चीज को कि चलो तुम इंडिपेंडेंट रह लो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने इंडिया से ट्रेड करना बंद कर दिया, और वो बीच में था और ट्रेड करना बंद कर दिया इंडिया से। तो इंडिया वालों ने क्या करा, उसको सामान देना बंद कर दिया, बॉयकॉट हो गया एक तरीके से। उसके बाद उसने वहां पे रहने वाले लोगों को पीटना शुरू कर दिया, बहुत मतलब पंगे हुए उसके चलते बेफालतू के, और फाइनली वहां पे आर्मी भेजी गई और उसको ठिकाने लगा दिया गया। सेम हुआ जूनागढ़ के लोगों के साथ। अब जूनागढ़ का जो राजा था वो ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान के फेवर में जाऊंगा। अब पाकिस्तान को जो एरिया अपॉइंट किया गया था, उसकी जो रियासत थी वो अलग जगह थी, मतलब वो जो रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत अलग जगह। वो चाह रहा था मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, लेकिन हम पहले ही 2 पाकिस्तान बना चुके थे, तीसरा पाकिस्तान की हमें जब जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे क्या जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे पाकिस्तानी बने फिरेंगे, तो वो चक्कर था। उसकी वजह से जो है यहाँ पे, क्योंकि और दिक्कत ये थी, क्योंकि यहाँ का राजा, जूनागढ़ का राजा मुसलमान था, और उसको तो लग रहा था भाई वो मुसलमान था तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के फेवर में जाएगा। लेकिन जूनागढ़ की जो रियासत थी, वहां पे जो जनता रह रही थी वो हिंदू थी। अब वो तो चाहती थी हम इंडिया में जाए, राजा चाहता है उसमें जाए, तो राजा को जो है वहां पे अटैक हुआ, फिर से आर्मी भेजनी पड़ी, और फाइनली राजा जगह छोड़ के अपना पाकिस्तान भाग गया, और जनता और जगह इंडिया में आ गई। ठीक है, ऐसे हो गया था, 2 का तो मामला सेटल हो गया था इस तरीके से। लेकिन कश्मीर का राजा अब भी फेवर में नहीं था, क्योंकि उसकी रियासत दोनों से के साथ लगती थी। वो कश्मीर जो है पाकिस्तान से भी कनेक्ट हो सकता था और इंडिया से भी। अब वो बीच में अटका हुआ था, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट बता रखा है, द स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 बाय द इंडियन पार्लियामेंट हैज बीन अबोलिश्ड ऑन द अक्टूबर 31 2019। अब 31 अक्टूबर 2019 वो दिन था जब धारा 370, आर्टिकल 370 इसके ऊपर से हटा दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, कुछ रिस्पेक्ट दी गई थी यहाँ के लोगों को, और वो हटा दी गई थी, मोदी ने हटा दी थी। वो बड़ा मतलब लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि यहाँ पे इस आर्टिकल की वजह से बड़े पंगे थे। इनको जो है स्पेशल स्टेटस के नाम पे बहुत सारी सुविधाएं दे रखी थी, और अब वो जो है इक्वल हो गया था, इंडिया के जो बाकी स्टेट्स हैं उनके लेवल पे ही आ चुका था, उससे ज़्यादा कोई अलग अहमियत नहीं बची थी अभी स्टेट की।
चलो आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। महाराजा हरि सिंह द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांटेड टू कीप हिज प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट। अब ये चाहता था कि मैं तो आज़ाद रहूंगा, अभी ना वो, क्योंकि दोनों फेवर में आ रहे थे वैसे तो उसके, लेकिन वो चाहता था मैं किसी के गुलाम नहीं बनने वाला, मैं अपनी रियासत को आज़ाद रखूंगा। चलो ठीक है, दोनों देशों ने मान लिया। कैसे माना समझो तुम। बट ऑन अक्टूबर 22 1947, यानी थोड़े ही दिन बीते थे, द पाकिस्तानी आर्मी एंड द ट्राइबल जॉइंट अटैक जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तानी बोले ऐसे कैसे निकल जाएगा बेटे तू, हम ठोकने आ रहे तेरे को, दे पाकिस्तान, हम ये पाकिस्तान में ज्वाइन करेंगे हम कश्मीर को। और कश्मीर को पाकिस्तान में ज्वाइन करने के चक्कर में उन्होंने वहां पे सेना भेज दी, हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह स्टक बाय द इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान। अब महाराजा हरि सिंह जो थे वो अब उससे पंगा लेना पड़ेगा भाई। साइंड द लेटर ऑफ एक्सेशन ऑफ इंडियन यूनियन। उसने जो है इंडियन यूनियन ने भी बोला था कि भाई साहब महाराजा जी, आप जो है इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लो, हम आपकी जो हेल्प कर देंगे अगर कुछ पंगा होगा तो। अब ऑब्वियस सी बात है, अब पाकिस्तानी उनके ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो भागता हुआ आया इंडिया के पास में कि इंडिया वालों बचा लो हमको। तो अब क्या करेंगे, इंडिया वालों के फेवर में खुद ही आ रहा है बंदा, तो भाई बचाना पड़ेगा अब इंडिया को। Now the Indian army took the front and forced the invader to retreat from the Kashmir Valley। अब इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची और उसके बाद में कश्मीर घाटी में उनको जाके रोका और पेल दिया उन आक्रमणकारियों को, पाकिस्तानियों को वापस भगा दिया गया। A ceasefire was declared on both sides after India took the matter of to the UN Security Council। अब ये जो मैटर था ना, ये आज भी खिंचा हुआ है कि भाई पाकिस्तान, ये कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तानियों को लग रहा था कि जो महाराजा हरि सिंह है, अगर वो इंडिया वालों के पास नहीं भागता, गारंटीड जो है वो पाकिस्तान उसको कब्जा कर लेता। लेकिन अब वो इंडिया के फेवर में आ गए, इंडियन आर्मी वहां पे पॉइंट हो गई। अब राजा ने तो अपने हिसाब से सही करा, अपनी रियासत बचानी थी, क्योंकि वो लुटने का डर था और ये हिंदू राजा था, तो वो भी कुछ फर्क था कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे जो है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मैटर आज भी मतलब चल रहा है, और ये जो है सीज फायर का जो है यहाँ पे डिक्लेयर करा गया है। ड्यू टू द सीज फायर अबाउट 1/3 ऑफ द कश्मीर रिमेन्ड विद पाकिस्तान। अब देखो ऐसा था ना कि सेना अटैक करेगी तो कब्जा तो करते हुए आएगी सारी जगह पे, तो उसमें जो है क्या हुआ, 1/3 जो कश्मीर का हिस्सा है वो अब भी पाकिस्तान के पास है। अंडर दो सर्कमस्टांसिस आर्टिकल 370 वाज टेम्परेरीली एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कश्मीर। और इन्हीं जो है सब पंगों के चलते जो है ना, यहाँ पे आर्टिकल 370 अपॉइंट करा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल रिस्पेक्ट उनको दी गई। अंडर दिस स्पेशल स्टेटस वाज गिवन टू जम्मू कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर को ही यहाँ पे विशेष दर्जा दिया गया था। अब विशेष दर्जे के तहत उनको काफ़ी सारी सुविधाएं मिली, उनके वहाँ पे ज़मीन, अब बाकी पूरे इंडिया से कोई भी व्यक्ति वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ पे जो है कोई बाहर का व्यक्ति आके नहीं बस सकता था, ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई थी। और अब उनको हटा दिया गया, तो अब तुम कर सकते हो, तुमको ज़मीन वहाँ पे चाहिए तो तुम ले सकते हो। लेकिन भाई वहाँ पे आज भी वही पंगे, वहाँ पे सीज फायर आज भी चल रहा है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि भाई तुम मतलब कि वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा, वहाँ आज भी लड़ाई दंगे होते रहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे कहने को सीज फायर हो रखा है, युद्ध विराम हो रखा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। वहाँ पे आज भी सेना जो है, नौजवान हमारे मरते रहते हैं आर्मी के। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलो ये तो था मैटर एक हमारा कश्मीर का, कैसे कश्मीर का ही बताया इन्होंने मेनली, जो हैदराबाद वाला, और वो बाकी पहले वाली किताबों में तो बता रखा है, जो नई किताबें आई हैं पहले वाली मतलब पिछली क्लासेज की, तो उनमें बता रखा है। आपकी में नहीं बता रही इतनी डिटेल में, क्योंकि इनको पूरी किताब निपटवानी है आपसे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब संविधान बनाते हैं। देखो देश में कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसे तो लोग अफरा तफरी मचा के रखेंगे देश में, तो उसके लिए कानून बनाने की जरूरत थी, और इस कानून के लिए लोगों की भी जरूरत थी, पढ़े लिखे समझदार लोगों की। अब देखो कौन कानून बनाता है कौन नहीं बनाता है। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स। इस सभा में 389 बंदे थे, 389 सदस्य थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन December 9th 1946 AD। अब ये जो थी ना, ये सभा थी, इसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946, मतलब 47 आने ही वाला था, बस नजदीक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेटर टुक ओवर द एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका जो है प्रेसिडेंट बनाया गया इस पूरी सभा का, जो मैनेज करेगा सारा कुछ। अ टोटल ऑफ 22 कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 22 कमेटियां बनाई गई थी इस चीज को लेके, उन 389 लोगों के अंदर उनको जो है 22 से हिस्सों में बांट दिया गया था, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए अलग अलग चीजों के ऊपर कानून लिखने के लिए, तो ऐसे बनाई गई थी। अ 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द
चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब 7 लोगों की एक सभा और बनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप के अंडर में। दिस कमेटी वाज गिवन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस जो सभा था इसका मतलब इस ये जो समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई थी ना, इसका बस ये काम था कि वो जो है ड्राफ्ट बनाना था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। लीगल एक्सपर्ट्स एंड द इंटेलेक्चुअल डिस्कस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसको लेके जो है पूरे बाकी दुनिया भर के इतने सारे देश हैं, उनके जो लीगल कानून हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में स्टडी किया गया। इन लोगों ने स्टडी करा और पढ़ा कि कैसे क्या है, कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी बुरी है। फाइनली ऑन नवंबर 26 1949 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। फाइनली बहुत टाइम के बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान फ्रेम हो चुका था, तैयार हो चुका था बन के। अब इट टुक 2 years 11 month and 18 days to make this constitution। इस पूरे प्रोसेस को होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया। और ये एग्जैक्ट याद कर लेना भाई, एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में, कई बार आया, मेरे पास भी आया था जब मैं पेपर देता था। उस टाइम पे पता नहीं कौन सी बुक थी, शायद सिविक्स की बुक थी या पॉलिटिकल साइंस कह लो, तो उस टाइम पे आया था मेरे पास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेट एग्जैक्ट, मतलब दिन और साल और डेट पूरे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कि ये ऐसे पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, तो ये लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26 1950 एडी। और ये जो अब बन तो चुका था, देखो नवंबर में बन गया, लेकिन नवंबर में बनते ही जो है ऐसे थोड़ी ना कि बनाया और सीधा जो है यहाँ पे चिपका दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता, थोड़ा बहुत जो है लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब पूरा देश इस संविधान की इज्जत करेगा, इसके कानून जो है उनको मानेगा, ठीक है। और इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हर साल, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी को हमारा कानून लागू हुआ था देश के ऊपर, इसीलिए हम उसको गणतंत्र दिवस मनाते हैं वहाँ पे, है ना। चलो, एवरी ईयर ऑन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। अंग्रेजों वाली बातें भाई हिंदी में बता रहा हूँ तो आपको याद नहीं रहेगा, रिपब्लिक डे मनाते हैं इस दिन हम, ठीक है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द सेंटीमेंट ऑफ द पीपल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये लोगों की जो है भावनाओं के ऊपर बेस है पूरा। दैट इज वाई द preamble of the constitution declare India to be the sovereign socialist secular and democratic republic। और ये जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये किताबें जब आप पढ़ते हो, मतलब पॉलिटिकल साइंस की पढ़ोगे या फिर शायद इसी बुक में भी, मतलब बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ द बुक्स में आपको शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ मिलता है, आप कभी ध्यान देना बुक में। और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर एक लाइनें लिखी होती है, वो वर्ड्स यूज होते हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये मतलब ऐसा है, ये सारे जो शब्द हैं इनका कुल मतलब ये है कि हम सारी चीज़ों से परे उठते हुए, यानी कि हम धर्म, समाज, विचारधारा उनसे बाहर निकलते हुए जो है कानून का फैसला देंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कुछ अलग प्रावधान नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ थी। अब उसको लेके यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कंट्रीज फर्स्ट इलेक्शन, अब टाइम आ चुका था देश के नेताओं को, क्योंकि ऐसे तो कोई भी राजपाट चलाता रहेगा भाई, फिर मतलब लोगों का आज़ादी का फायदा क्या हुआ है ना। आज़ादी का फायदा तभी है ना जब अपने राजा को बदला जा सके लोगों की सहमति से, तो वही हुआ, उसके लिए चाहिए थे इलेक्शन करवाने, और इलेक्शन का डिसीजन लिया गया। अब इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1951 टू 1952 एडी। अब 1950-52 के राउंड में जो है पहला इलेक्शन हुआ, पहली बार करा रहे थे, बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन कोई ना, हमने एडजस्ट करते हुए इलेक्शन को पूरा कर लिया। अबाउट 17 करोड़ 30 लाख वोटर पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन में उस समय 17 करोड़ 30 लाख लोगों ने वोट दी थी। There were a total of 489 Lok Sabha seats in this election and 14 national and 63 regional and local parties participated in this इलेक्शन। अब इस इसमें जो है ना, इसमें इलेक्शन के दौरान में 489 जो है टोटल सीट्स थी, यानी कि मेंबर्स वहाँ पे आने थे, जिसमें जो है 14 जो है और 14 नेशनल, 63 जो है रीजनल, और लोकल पार्टीज ने जो है वहाँ पे उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा था। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग पार्टियाँ थी, जैसे आजकल हम देखते हैं ना, कांग्रेस, बीजेपी, और ये जो है और भी है यार, कई सारी है, तो चलो छोड़ो उसको मैटर को, तो आप जानते हैं उन पार्टी वार्टी को। तो अब ये जो है ना, इन अलग अलग पार्टीज के जो है ऐसे बता रहे, ऐसे बहुत सारी पार्टियों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करा था उस टाइम पे। तो दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड इन विच सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। अब ये पहली बार था वर्ल्ड के अंदर कि जिसमें इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा था इलेक्शन में। अब आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे, मतलब
भाई इंडिया की पॉपुलेशन यार, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी उस टाइम पे, तो उसके चक्कर में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठ गए हम शुरू में ही। द कांग्रेस हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू गोट अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन दिस इलेक्शन। अब इसमें जो है कांग्रेस ये इलेक्शन को पूरे को जीत गई और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू को इसका हेड बनाया गया, यानी कि कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू, पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। और उसके बाद आगे कंटिन्यू होता गया, धीरे 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 टाइम बीतता गया और आज तुम कांग्रेस की हालत देख लो कैसी हो रखी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स थी ना, अब ये तो मामला ठीक था भैया, चलो इलेक्शन करा लिए, देश के राजा वाजा मतलब मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री वगैरह बाकी सदस्य भी बन गए, लेकिन अब जो है स्टेट्स बनाने की बारी आ गई। राज्य कैसे बनेंगे भाई, सबसे बड़ा पंगा। अब इतने बड़े इंडिया को एक बंदा नहीं संभाल सकता, एक पार्टी नहीं संभाल सकती थी, इसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत थी और उसके लिए और भी ज्यादा जो है सोचने की जरूरत थी। कानून बनाए गए थे लेकिन उसके बेसिस पे कुछ अलग था और धीरे धीरे उसको डेवलप किया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स बाय द ब्रिटिश एज पर देयर कन्वीनियंस। अब इनको जो है ना अलग अलग जो है हिस्सों में बांटा हुआ था, अलग अलग रियासतों में बांट रखा था अंग्रेजों ने भी, ताकि उनको सुविधा रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस दीज प्रिंसली स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन। अब ये सारी जो स्टेट्स थी वो इंडियन यूनियन में जोड़ ली हम लोगों ने। हम तो खुश हो रहे हैं कि इंडियन यूनियन इतना बड़ा हो गया, लेकिन इतने बड़े इंडियन यूनियन को संभालेगा कौन? Therefore, there was a need to reorganize the states on the basis of language and geography। अब इसी चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ये जो स्टेट्स थे ये नए स्टेट्स बनाए गए उस टाइम पे, लैंग्वेज और जियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जहाँ पे जोन सी लैंग्वेज बोली जाती है ना, मतलब एक रीजन एक एरिया होगा जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे एक स्टेट बनेगा उस जियोग्राफी के अंदर। और दूसरी जगह पे थोड़ा सा मतलब कहीं दूर सी जाके जो है, जब दूसरी लैंग्वेज बोली जाने लगे तो उसके बाद में वो दूसरा स्टेट बनेगा। ऐसे करते करते स्टेट बनाए गए थे। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा बिना स्पेस के ये ठीक है ना, एरर हो जाती है यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953 एडी फॉर द वर्क ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द स्टेट्स। अब ये जो स्टेट्स थे इनके लिए जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन बनाया गया, और जिसका काम था स्टेट्स का डिसीजन लेना, कितने स्टेट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ तक बनेंगे, वो चीज़ें। द the commission's function was to recommend any arrangement for the reorganization ऑफ द स्टेट्स ऑन आ लिंग्विस्टिक बेसिस। जब ये लिंग्विस्टिक होता है, लैंग्वेज के बेस पे जो है इनको रीअरेंजमेंट कैसे करना है वो उसके बारे में उनको पूरा रिकमेंड करना था। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 एडी। अब ये 1956 में जो है ये एक जो है कानून वगैरह बना के इन्होंने पास करा। दो दिस एक्ट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन द कंट्री। इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या हुआ उस टाइम पे जो है पहली बार 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी लैंग्वेज के हिसाब से देश के अंदर। हिंदी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया इंडिया की, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदी बोल पा रही थी। अलोंग विद दिस इंग्लिश कंटिन्यूड टू बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजी में चल रहा था सारा मैटर, तो ये लोग उसको छेड़खानी नहीं करना चाहते थे और उसके वजह से जो है इंग्लिश जो है गवर्नमेंट ऑफिस में चलती रही बड़े पैमाने पर, क्योंकि अंग्रेज तो सारी जगह अंग्रेजी ही चलाते थे ना, तो बड़े पैमाने पर वही चीज़ें चल रही थी। लेकिन हिंदी को कह रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, लेकिन सरकारी ऑफिसों में उसकी कोई एंट्री अभी तक बनी नहीं थी प्रॉपरली। अब उस टाइम पे तो 14 स्टेट्स वगैरह बना दिए गए। आज बताओ तुम कमेंट करके कि अभी भारत में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज है, कमेंट में बताना तुम जरूर से। देखते हैं, बल चीटिंग नहीं करना, गूगल पे मत ढूंढने पहुंच जाना, ऐसे ही बताना ठीक है ना। देखते हैं कितनों को याद है तुमको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है इंडिपेंडेंस ऑफ द रीजन्स अंडर फ्रेंच एंड पुर्तगीज। यानी कि अब जो एरिया थे, तुमको लग रहा भाई तुम तो बड़े खुश हो गए, देश आजाद हो गया, मजे आ गए, बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन अब भी कुछ हरामी बैठे हुए थे देश में। फ्रेंच और पुर्तगीज लोग अब भी देश से बाहर नहीं निकल रहे थे, कुछ एरियाज में अब भी उनका कब्जा था और उनको भी बाहर निकालने की बारी आ चुकी थी। यानी कि हमने सिर्फ अभी तक अंग्रेजों को बाहर निकाला था, जो बाकी के भी तो आए थे कॉलोनी बनाते हुए भाई। पुर्तगीज आए थे, फ्रेंच आए थे और भी जर्मन आए थे, मतलब अलग अलग नस्लें भरी पड़ी थी। तो इनमें से कुछ लोग जो है हरामी निकले, वो जाना नहीं चाहते थे। आजाद हो गया, कानून बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये लोग अब भी नहीं गए भाई। Even after the independence of India, some areas remained under the authority of France and Portugal। अब इतना देश आजाद होने के बाद भी कुछ एरिया अभी भी फ्रांस और पुर्तगाल के कब्जे में था।
The French were in possession of territories like the Pondicherry, Mahi, Calicut, Yanam एंड चंद्रनगर। तो ये जो एरिया थे जहाँ पे शुरुआत में आके वो बसे थे ना, आज भी वो मतलब अभी तक वो जो है यहीं पे रह रहे थे। द फ्रेंच गवर्नमेंट रिटर्न ऑल दीज टेरिटरी टू इंडिया इन 1954। अब जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने जो है ये सारी टेरिटरी इंडिया को वापस कर दी 1954 में। वाइल प्लेसेस लाइक गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली वर ऑक्यूपाइड बाय द पुर्तगीज। अब चलो फ्रेंच वाले भले मानुस निकले भाई, उन्होंने चुप चपा के देश आजाद हो गया, तुम्हारा कानून बन गया, तुम्हारी जमीन है, ये लो पकड़ो जी, ठीक है भाई निकल रहे हैं हम तो, बाय बाय। और लेकिन ये पुर्तगीज वाले थोड़े हरामी थे, ये लोग गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली ऐसी जगह को अब भी ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे पुर्तगीज। तो द पुर्तगीज डिड नॉट वांट टू रिटर्न दीज एरियाज। अब ये पुर्तगीज नहीं चाहते थे हम इंडिया को ये जमीन वापस करे, बाकियों ने तो कर दी सबने, ये नहीं चाह रहे थे, ये अपनी कॉलोनी बना के बैठे थे, ये नहीं चाहते थे हम हमारी कॉलोनी बर्बाद करें। बट फाइनली द इंडियन आर्मी भाई सौ की नारे है, इंडियन आर्मी गई वहां पे और एक्सपेल्ड द पुर्तगीज फ्रॉम इंडिया इन 1961। 1961 में भारत से गोली मार मार के भगाया था उनको, निकलो यहाँ से, फुटो पहली फुर्सत में निकलो। तो ऐसे भगाया गया था उनको, 1961 में निकले वो बेचारे, फिर पीट पीट के भगाना पड़ा बेचारों को, ऐसे नहीं जा रहे थे चुप चपाक के। जब बातें प्यार से बातें नहीं बनती ना, फिर लठ उठाने पड़ते हैं। अब इंडियन आर्मी थी, लठ तो उठाएगी नहीं, गोलियां उठाएगी सीधी। नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब ये जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या होती है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता है, मतलब कि कह सकते हो कि आंदोलन ही है ये भी एक तरीके का, समझो आसान सा, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये मैटर। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर डिवाइडेड इंटू टू अपोजिंग फैक्शंस बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी। अब हुआ क्या, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में दुनिया के जो देश थे ना, बहुत सारे देश, वो दो हिस्सों में टूट चुके थे, दो मतलब विचारधारा, कुछ लोग एक पक्ष में थे, कुछ दूसरे उसके अगेंस्ट में थे। अब वन ऑफ दीज फैक्शंस वाज द यूएस एंड द अदर वाज द सोवियत यूनियन। एक तो था यूएस वाला और एक था सोवियत यूनियन वाला। सोवियत यूनियन आई थिंक तो ये यूएसएसआर वाला है, रसिया वाली बात है ये, तो उसी को कहते हैं सोवियत यूनियन। और एक था अमेरिका वाला पोर्शन। अब एक साइड में जाना पड़ेगा ना इंडिया को भी। द ग्रुप लेड बाय द यूएस वाज कॉल्ड द वेस्टर्न ब्लॉक। जो यूएस जिसको चला रहा था ग्रुप को, उसको कहते थे वेस्टर्न ब्लॉक। एंड द फैक्शंस लेड बाय द सोवियत यूनियन वाज कॉल्ड द ईस्टर्न ब्लॉक। अब जो ग्रुप को जो है सोवियत यूनियन चला रहा था उसको कहते थे हम ईस्टर्न ब्लॉक। अब ये क्यों कहते थे, क्योंकि ये सोवियत यूनियन ईस्ट की साइड में था तो ईस्टर्न ब्लॉक, ये वेस्ट में था वेस्टर्न ब्लॉक। इन ऑर्डर टू गेट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इंडिया ट्राई टू हैव इक्वल फ्रेंडशिप विद बोथ द फैक्शंस। अब इंडिया ने कोशिश करी कि हम दोनों के साथ समझौता करके रखे, हम ना तो उसकी पार्टी में जाए ना उसकी, क्योंकि एक पार्टी में गए दूसरी बैंड बजा देगी हमारी, दूसरा हमको सामान नहीं देगा। लेकिन अब इंडिया को तो सामान चाहिए था ना, दोनों से चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने किसी के साथ दुश्मनी नहीं करी, दोनों के साथ प्यार भरे संबंध बना के रखे। एज इंडिया वांटेड टू मेक एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया ने जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी, अपनी आज़ाद रखी, उसके मामले में कोई ऐसा जो है नफरतें नहीं रखी कि तू अंग्रेज है या फिर तू रसियन है तो हम तुम्हें अलग से रेट पे सामान देंगे, तुमको अलग रेट पे देंगे। भाई पॉलिसी दोनों के लिए बराबर थी। इट एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अभी इसको जो है हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कहते हैं, समझ गए, मतलब कि किसी के फेवर में नहीं होना। इंडिया वॉज कीन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द 30 वर्ल्ड कंट्रीज। अब इंडिया जो है मेंटेन कर पा रहा था अपनी 30 जो है कंट्रीज के अंदर, 30 देशों के अंदर, सॉरी 30 नहीं है, थर्ड है, सॉरी माई मिस्टेक यार, नोट अ बिग डील, चलो कोई ना, हो जाती है यार कई बार। अब यहाँ पे जो है इंडिया वॉज कीन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि तीसरे नंबर पे जो है देशों में अपनी आज़ादी रख पा रहा था। पता नहीं क्या मैटर कहना क्या चाह रहे, समझ में नहीं आया यार बात इनकी। देयर फोर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग सेपरेट फ्रॉम दीज टू फैक्शंस। अब शुरू से में तो इसने जो है ना अडोप्ट करी पॉलिसी, अब कि दोनों से ही अलग रह लूँ मैं तो, है ना, मतलब मुझे क्या लेना देना है तुमसे, तो हम तुमसे अलग ही रह लेंगे, इससे बढ़िया तुम ज़्यादा नौटंकीबाजी कर रहे हो। तो आवर फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन बेस्ड ऑन द सेइंग राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग विदाउट जॉइनिंग एनी ग्रुप। अब हमारी जो पॉलिसी थी वो तो ये कहती थी कि भैया सही है तो सही है और गलत है तो गलत, वही कहने पे हमारी पॉलिसी अटकी हुई थी। फॉर इंडिया द मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ ग्लोबल पीस एंड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। अब यहाँ पे जो है भारत के लिए तो ये जो मूवमेंट थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी किसी के साथ नहीं जुड़ना, बेसिकली किसी भी समूह के साथ में नहीं जुड़ना था, तो ये जो है बोल सकते हो अच्छी रही हमारे साथ में, डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी होती रही हमारी भी, हमारे साथ में बाकी देशों की भी तरक्की होती रही और हम जो है खुशी पूर्वक चलते रहे, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, क्या सीन हुआ था उस टाइम पे। चलो देखते हैं। विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड वाज गिवन टू पाकिस्तान। अब जब देश का पार्टीशन हुआ, बहुत सारी उपजाऊ भूमि पाकिस्तान को दे दी गई। अब पाकिस्तान, आप बोलो भाई पाकिस्तान में तो रेत पड़ा हुआ है, आप क्या बोल रहे हो, आपने गलत सलत तो नहीं पढ़ लिया? ऐसा नहीं था। देखो हुआ क्या था, जो बांग्लादेश के पास जो जमीन गई थी वो काफी फर्टाइल थी, नदियां थी, जमीन थी। वो जो है एक, पता नहीं कहते हैं उसके लिए कुछ वर्ड है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वो वर्ड यूज किया जाता है। तो मतलब बेसिकली बात यह है, वहाँ की जमीन नदियों के पास होने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़िया जमीन थी, बहुत सारी अच्छी खेती पैदावार, जूट वगैरह वहीं पे होती थी। और इसी वजह से हम ये ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे पाकिस्तान में भी होते थे यार, बहुत सारी फसलें उगती थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते थे वहाँ पे। इन द 1960s द इंडिया चाइना वार, इंडिया पाकिस्तान वार एंड ड्रोट वीकेंड अवर इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों ने, और सूखा पड़ गया, इन सारी चीज़ों ने हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर कर दिया। यानी कि अब लड़ाई होती है तो पैसा बर्बाद होता है ना, तो इंडिया की चाइना के साथ लड़ाई हो गई, चाइना जमीन हथियाने आया था कश्मीर के साइड से, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबको याद होगी इंडिया पाकिस्तान की क्या बैंड बजा के आया था फिर बाद में। तो जो भी है बैंड तो बजा दी, लेकिन हमारी बैंड भी साथ के साथ बजे जा रही थी। एज अ रिजल्ट फूड क्राइसिस अरोज इन इंडिया, और सबके इस सब पंगों के चलते भारत में भूखमरी आने लग गई, फूड क्राइसिस होने लग गया। आ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज अनाउंस्ड फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए एक नई जो है खेती की व्यवस्था, एक खेती की एक पॉलिसी का जो है प्रबंध किया गया, अनाउंस किया गया कि कुछ नया करेंगे हम किसानों के लिए। अंडर दिस पॉलिसी द यूज ऑफ चीप एंड एडवांस्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड टेक्नोलॉजी वाज एनकरेज्ड इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। अब देखो नीचे साउथ वाले हिस्से में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं था, हमारे जहाँ पे एरिया, जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का जो एरिया था, जहाँ पे ज़मीन अच्छी थी, पैदावार अच्छी होती थी, वहाँ पे जो है और भी एडवांस बीज प्रोवाइड कराए गए, फर्टिलाइजर्स बहुत ही सस्ते रेटों में दिए गए, टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करा गया वहाँ पे। और जिससे हुआ क्या, इंडिया का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दो दिस एग्रीकल्चर पॉलिसी अरेंजमेंट्स वर मेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, चीप लोन टू द फार्मर्स, मतलब इन्होंने वो सारी चीज़ें करी जिससे हर वो व्यक्ति जिसके पास ज़मीन है वो खेती करे, बस तुम भाई उगा लो, बाकी हम पैसा दे देंगे तुमको, उगाने का भी बेचने का भी सब कुछ देंगे हम तुमको, बस उगा दो प्लीज़, मेहरबान हो जाओ तुम हमारे ऊपर। क्योंकि भाई देश के अंदर भूखमरी आ चुकी थी, लोग मर जाते तो फिर किसकी गालियाँ पड़ती, सरकार को पड़ती ना। तो वो चक्कर था। अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी दिलाई सरकार ने, पानी का जो है पहले ऐसे जो है कुओं से पानी निकालता था, उसके बाद जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और बिजली से मोटरें वगैरह आई, आपको अगर ध्यान हो पहले के टाइम पे चलता था। और आज भी इवन हरियाणा के बहुत सारे एरियो में अब भी वो टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक पाइप सी होती है थोड़ी सी नीचे, मतलब नहर वहर निकल रही होती है साइड में, वहाँ पे होती है जनरली। तो वहाँ पे मोटर ऐसे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, बस या छोटा सा गड्ढा करो, वहाँ पे थोड़ी सी नीचे पाइप पहुँचाओ और ऊपर मोटर रखी होती है वो जनरली, और वो पानी निकाल के ऐसे खेतों में देती है। तो वो वाला जो है सिस्टम उस समय जो है इनोवेट किया गया था। लोगों को सस्ते रेटों में ब्याज, मतलब लोन दिए गए बिल्कुल सस्ते रेटों में, मतलब जिसको कह लो कि तुमको 1 पैसा साल का देना है भाई, मतलब इतना सस्ता कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आज के टाइम की बात करूँ, आज के टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, 1 पैसा उस टाइम के हिसाब से अलग मैटर था। तो इतने सस्ते सस्ते रेट, मतलब सारी वो चीज़ें दे दी गई थी किसानों को, तुम खेती कर लो बस। एज अ रिजल्ट बाय द बिगिनिंग ऑफ 1970 द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज इन द कंट्री इंक्रीज्ड बाय 2.5 टाइम्स। अब इसके चलते क्या हुआ, देश के अंदर जो गेहूं, चावल और मक्के की जो पैदावार थी वो 2.5 टाइम्स बढ़ गई, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा हो गई थी पैदावार। इतनी तरक्की भाई साहब, मजा आ गया सुन के। द रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। और ये जो इतनी स्पीड में जो प्रोडक्शन इंडिया ने कर दिखाया ना, उसी को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को के प्रोड्यूसर्स को इंक्रीज करना था बाय प्रोवाइडिंग जो है इरिगेशन एंड चीप लोन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के फार्मर्स की हेल्प करके जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। उसके बाद में और भी रिवोल्यूशंस आए थे, जैसे येलो रिवोल्यूशन आया जिसके अंदर ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, फिर ब्लू रिवोल्यूशन आया जिसके अंदर मछलियों को बढ़ाया गया, मछली वगैरह को। तो वाइट रिवोल्यूशन आया जिसमें दूध को बढ़ाया गया, देसी गाय भैंस जानवर पाले गए। चलो ये सब तो सही चल रहा था, लेकिन आपको क्या ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो चलो भूखमरी खत्म हो गई थी, अब तो मजे आने वाले थे? ऐसा नहीं था। यहाँ पे देश के अंदर आ गया पीरियड ऑफ
इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है समझते हो? आपातकाल, एकदम से जो है कुछ हालात बिगड़ गए देश के। देखो क्या हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एक्सपीरियंस द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस इन 1975। इंडिया के अंदर भारत में राजनीतिक संकट आ गया। मतलब तुमको लगता होगा भाई अनाज की किल्लत हो गई और वो चक्कर हुआ, नहीं नहीं नहीं, वो तो सही चल रहा था, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया। वो था जो है एग्रीकल्चरल क्राइसिस, लेकिन वो तो ठीक था, वो उसकी कोई गड़बड़ नहीं थी। पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए, कुछ पंगे हो गए और राजाओं ने, कह सकते हो मंत्रियों ने, अपनी बातें छिपाने के लिए जो है पंगे करवा दिए। बहुत दिक्कतें हुई उसके चक्कर में। देखो क्या मैटर था पूरा, हम समझते हैं सारे को। Indira Gandhi's government was elected in 1971 AD, which came to power with the slogan गरीबी हटाओ, यानी कि eradicate poverty। अभी इन्होंने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, यानी कि गरीबी हटाओ का मतलब है लोग जो गरीब है उनकी मदद करो और उनको गरीब मत रहने दो, उनको भी अमीर कर दो। 1971 में उनकी सरकार आई ऐसे इलेक्शन होने के बाद में। विद इन अ ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन दिसंबर 1971 द इंडो पाक वार टुक प्लेस एंड बांग्लादेश वाज क्रिएटेड। अब 1971 में दो चीजें हुई। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई और उसके बाद जो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग हो गया और उसने बना लिया अपने आप को बांग्लादेश। ठीक है, 1971 डेट याद रहेगी ना, जब पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। अब वो तो बन गया, उसके साथ में भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी चल रही थी। दिस डेफिनेटली इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। अब ये सारे पंगों की वजह से कैसे मैनेज कर पा रही थी वो, उससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। But other issues like the recession, unemployment, poverty, food shortage, problem of Bangladeshi refugees, drought and failure of the monsoon have started increasing public discontent। अब क्या हुआ, कुछ मुद्दे सामने आने लगे, जैसे कि रिसेशन हो गया, मंदी आ गई। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, आर्थिक मंदी, जिसमें लोगों के पास पैसे नहीं रहते, किसी के पास किसी की कोई कमाई नहीं होती, दुकानें वगैरह सब में कमजोरी आने लगती है। अनएम्प्लॉयमेंट, किसी को काम नहीं मिल रहा, गरीबी आ गई। फूड शॉर्टेज, भूख मतलब खाद्य पदार्थों की जो है खाने वाले सामान थे उनकी कमी होने लगी, खाने की। प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, उसके साथ में बांग्लादेश से जो लोग भारत आने लग रहे थे बेफालतू में, अब याद आ रहा है उनको भारत में जाना था तुमको, तो वो रिफ्यूजीज उनका क्या करे। ड्रोट, सूखा पड़ गया, पहले ही कमजोर था ऊपर से रिफ्यूजी हो रहा अटक ड्रोट, सूखा पड़ गया। फेलियर ऑफ द मानसून, और उसके साथ में मानसून भी नहीं आया भाई, मतलब इतनी रहम बेरहम कत्लेआम मचा। अब इसके हाथ में हम देखो, इंदिरा गांधी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, बट हाँ जहां तक वो था वो अपने लेवल पे कर रही थी। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ और पंगे होते हैं, वो सिर्फ इतने से बात के चक्कर में इमरजेंसी नहीं लगती कभी भी। अब लोग भूखमरी से, हर चीज से परेशान हो चुके थे। इसकी वजह से पब्लिक जो है डिसकंटेंट जो है, मतलब कि पब्लिक जो है दुखी होने लगी, गुस्सा आने लगा कि सरकार कर क्या रही है। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री हैज बीन डिटरनेटिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू द नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड स्टूडेंट्स मूवमेंट। अब पूरे देश के अंदर जो ये कानून बना रखे थे, कानून का ढकोसला बना रखा था कि भाई ये कानून है, ये क्या है, ये मतलब हमारी मदद तो कर ही नहीं रही है सरकार, क्या बकवास सरकार चूज कर ली है वो। और इसके चलते पूरे देश में दंगे वंगे सब होने लगे, ऐसे स्ट्राइक हड़ताल करने लगे, छात्रों ने आंदोलन करे। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज मेड इवन वर्स बाय स्टूडेंट मूवमेंट्स मेनली इन गुजरात एंड बिहार। गुजरात और बिहार में जो स्टूडेंट ने मूवमेंट्स चलाई ना, उसके चलते देश की कंडीशंस और भी ज़्यादा बिगड़ने लग गई। अब देखो, एक्चुअली में जिस सरकार को बनाया था, इससे पहले भी आई थी भाई भूखमरी, तो उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन ये सरकार मैनेज नहीं कर पाई। इसको पता नहीं था क्या कर रहे हो तुम लोग, इनके जो डिसीजंस थे टाइम पे नहीं ले पा रही थी। एज अ रिजल्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ पब्लिक हैड बिकम एंग्री, और इसके चलते बहुत सारे, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो इस सरकार से गुस्सा थी। विद द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी बाय 1974, 1974 आते आते, क्योंकि एक दो साल की बात नहीं है कि एक साल हमने अनाज नहीं मिला तो चलो हम ठीक है शांति से रह लेंगे। भाई ये कंटिन्यूस होने लगा और उसके बाद में सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी उसके लिए। इन द जजमेंट गिवन बाय द अलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन जून 12 1975 इंदिरा गांधी वाज कन्विक्टेड फॉर द वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शंस। अब क्या हुआ, अब मामला ये हुआ 12 जून 1975 को जो है ना, इंदिरा गांधी को जो है इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट था उसने कुछ फैसला करार दिया और उसने बताया कि तुम जो है चुनाव में अनुचित तरीके से काम कर रही हो, यानी कि इलीगल काम कर रही हो, चुनाव में तुम्हें जीतना नहीं था, तुमने कुछ लोग गड़बड़ करी है या वो चीज़ें हुई होंगी,
तो वो मैटर यहाँ पे सामने आया। अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन, अब शी कुड नॉट लॉन्गर होल्ड एनी पोस्ट। इस डिसीजन के बाद में वो किसी भी पद पे नहीं रह सकती थी, क्योंकि डिसीजन क्या था कि तुमने गलत काम किया है, तुमने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करते हुए जबरदस्ती या धोखे से इलेक्शन में जीत हासिल करी, ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद में जो है इस वजह से वो अब पोस्ट पे नहीं रह सकती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम जयप्रकाश नारायण, पॉपुलरली नोन एज लोक नायक, वो जो ओपनली अपोजिंग दीज न्यूज रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी। अब जो है ना जयप्रकाश नारायण, जिसको उस समय पे लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, उन्होंने सीधा सीधा बता दिया अखबारों में अलग अलग जगह पे कि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी है वो इतनी बेकार है, ये कर रही वो कर रही। ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिगार्डिंग करप्शन, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी। अब उसने क्या करा, सत्याग्रह और साथ में नॉन वायलेंस, दो मूवमेंट उनके अगेंस्ट में चलाई, जिसमें उसने बताया करप्शन कैसे कर रही है सरकार, मतलब पैसा जो है कैसे उड़ा रही है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, गरीबी क्या हाल है, तुम देखो कुछ तो कोई मैनेज करने वाला नहीं था। He also pressurized Indira Gandhi to resign from her post due to internal and external crises in the country. अब उन्होंने कहा कि तुमको जो है इंदिरा गांधी को, जो प्रधानमंत्री बनी हुई थी ना उस टाइम पे, कि तुम्हें देश का जो प्रधानमंत्री या जो पद है उसको त्याग देना होगा, तुम्हें रिजाइन देना पड़ेगा। तुम इंटरनल क्राइसिस एक्सटर्नल क्राइसिस जो देश में हुए उनके लिए वो जिम्मेदार उसको मान रहा था। एज ए रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस अराइजिंग इन द कंट्री एंड द डिसीजन ऑफ कोर्ट, जयप्रकाश नारायण आउटर द लाइन ऑफ नेशनल पोइट रामधरी सिंह दिनकर, क्या लिखा हुआ है, सिंह, सिंहासन खाली करो कि जनता आधी है। भाई क्या नारा था यार, खतरनाक ही नारा था। देखो क्या हुआ था उसके बाद में, अब ये सारी बातें जो है उनकी खुल के सामने आ रही थी कि भैया इंदिरा गांधी ने ये करा, सरकार ने जो है बता दिया कि भैया इसने धोखाधड़ी करी है, वो मामले, इतने सारे मामले सामने आ रखे थे। तो उसी टाइम पे जो है जेपी ने जो है यहाँ पे ये रामधरी सिंह दिनाकर ने जो है, अब इन्होंने भी कुछ लाइनें लिखी इसको लेके। जयप्रकाश नारायण, जेपी जो है, ये जयप्रकाश की बात कर रहा था मैं, तो जेपी नारायण ने भी कुछ लाइनें लिखी और फाइनली ये बातें होने लगी, सिंहासन खाली करो जो है, करो कि जनता आती है। यानी कि जनता आती है का मतलब यहाँ पे कुछ थोड़े तुम समझोगे कि ये मतलब जनता आने लग रही है, आधी नहीं है, मैं आधी बोल रहा था यार, सॉरी सॉरी। तो जनता आती है यानी कि जनता आने लग रही है, तुम अपना जो पद है उसको त्याग दो, जनता चाहती है तुम त्याग दो, जनता अपने आप बना लेगी, जो करना करती रहेगी, लेकिन तुम्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा, ऐसा कुछ था। लीव द थ्रोन दैट द पीपल आर कमिंग, ऐसा कुछ मीनिंग तुम समझ सकते हो कि अपना सिंहासन छोड़ दो, जनता आ रही है, पब्लिक आ रही है। अब एज अ स्लोगन, ये स्लोगन दिया गया उस टाइम पे और बहुत पॉपुलर हुआ। फाइंडिंग हर सेल्फ कॉन्सर्न cornered, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड एन emergency on June 25, 1975 to save her power। अब इंदिरा गांधी को ये लग रहा था कि मेरी ताकत, मैंने जो इतना धोखाधड़ी या कुछ भी करके ये ताकत, इतना ऊंचा पद हासिल किया, ये तो मेरे हाथों से चला जाएगा। उसके लिए उसने एक प्लान किया, उसने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब इमरजेंसी के अंदर जो है कर्फ्यू लगा दिया जाता है और बहुत सारी जगह पे जो है लोगों को ठोका जाता है बस सरेआम, और यही होता है। इमरजेंसी लगा दी गई 25 जून 1975 को। द प्रेस वाज बैंड सून आफ्टर द इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड, प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, अखबार छपने बंद हो गए। मतलब टोटल कुल मिला के अपनी जो कमजोरियां थी उनको छिपाने के लिए ऐसा स्टेप लिया गया था। अब ये जयप्रकाश नारायण एंड अदर ओपोजिशन लीडर्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट लाइक मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, चरण सिंह, चंद्रशेखर एंड न्यूमरस स्टूडेंट लीडर वर अरेस्टेड। अब वो लोग जो इसका विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी का, कि तुमने ये करा है, तुम्हारी पॉलिसी ये थी वो थी, उन सभी लोगों को पीठ पीछे से पकड़ लिया गया इस इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए। मतलब इमरजेंसी में क्या होता है, सरकार नहीं पलटी जाती और सारा कुछ काम धंधा रोक दिया जाता है। तो इसके चलते अब जो भी इसका विरोध कर रहे थे सबको पकड़वाने लग गई है। तो भाई हरामी पड़ी है तो पूरी। द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वॉज ऑल्सो बैंड एंड इट्स की वर्कर्स वर अरेस्टेड। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो था उसको भी बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, और साथ में उसके जो वर्कर्स थे उनको बंद जो है जेल में डाल दिया गया पकड़ के। मोर देन 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब ये जो इमरजेंसी थी, तुम तो समझ सकते हो इमरजेंसी किस चीज की थी, अब तो तुम्हें समझ आ रहा है। 1 लाख लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब अंग्रेजों का, अगर तुमको याद हो ना, जब भारत में अंग्रेजों को ये बोल दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो तुम,
और उस टाइम पे महात्मा गांधी और बाकी कांग्रेस लीडर्स को पकड़ा गया था। तो अंग्रेजों ने लगभग जो है 30-40 हजार जो लोग थे उनको जेल में ढूस दिया था। कुछ लोगों को पकड़े जा रहे थे। बस यहाँ पे ये देखो तुम, हाल क्या था, 1 लाख लोगों को जेल में ढूस दिया गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम पार्लियामेंट वॉज मेड इनइफेक्टिव बाय सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब जो संविधान था, संविधान के अनुसार अब पार्लियामेंट जो सभा थी वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो संविधान उसको आड़े आ रहा था, संविधान रोक रहा था उसको ऐसा करने से। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर वेयर ओपोजिशन पार्टीज हैड गवर्नमेंट वर डिसमिस्ड। जहां पे ओपोजिशन की पार्टियां थी जो उसका विरोध कर सकती थी, सभी को डिसमिस कर दिया गया। सब मतलब अब कोई पार्टी नहीं बची भाई। द फैमिली प्लानिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम वाज आल्सो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। अब फैमिली प्लानिंग का भी जो था ना वो उसको भी पूरा से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करा गया। हाउएवर द पब्लिक कंटिन्यू टू अपोज द एट्रोसिटीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी कहने को इमरजेंसी थी, लोगों को समझ तो आ रहा था। अब ये जो है ना ये वर्ड यूज करा हमने स्टेरिलाइजेशन, ये इसको कहते हैं नसबंदी, यानी कि परिवार नहीं बढ़ाना है। तो वो वाली चीजें उसको भी लागू किया गया, नसबंदी की जो है ऐड वगैरह चला दी गई होंगी उस टाइम पे। तो मतलब सब लोग इसका विरोध कर रहे थे और गुस्सा देश के अंदर उफन पड़ा था। एक तो आजादी, ये आजादी लग रही है तुमको भाई, तुम खुद समझो कि आजादी का मतलब क्या है। यहाँ पे आजादी नहीं दिख रही है, तुमको नहीं दिख रही होगी ना। हाँ वही हाल हो रखा था, लोगों को गुस्सा आने लग गया इस चीज को लेके कि हमने, हमारे लोगों ने इतना बलिदान दिया किस लिए, तुम्हारा गुलामी सहन करने के लिए। तो अब ड्यू टू विच द देन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एंड द इमरजेंसी ऑन मार्च 21 1977। 2 साल के बाद जब सरकार के ऊपर इतना दबाव बन गया कि अब सरकार को मार दिया जाएगा, तो अब जो है ना सरकार ने इमरजेंसी हटा दी कि अब इमरजेंसी नहीं है। और फिर देखो इन द सेम ईयर जनरल इलेक्टेड वर हेल्ड इन द कंट्री इन विच द फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज वाज फॉर्म्ड। अब ये वो पहली बार था जब कांग्रेस की जो पार्टी थी, वो जो इंदिरा गांधी थी, उसको इलेक्शन से हट मतलब वो उसको हटा दिया गया वहां से, और उसके बाद में इलेक्शन कराए गए और नॉन कांग्रेस पार्टी बनी थी। ठीक है ना, यानी कि हर बार कांग्रेस कांग्रेस बने जा रही थी ना, अब की बार नॉन कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बनी थी देश के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात थी। और ये देखो तुम, हाल इतने खतरनाक खतरनाक भी हुए हैं देश के अंदर, तो इतना आसान नहीं था सरवाइव करना यार देश में। और आज भी इतना, इवन आज भी देखते हो, आज भी बहुत सारे पंगे होते ही रहते हैं रोज की रोज। अब एक मस्त सा केस सुनाता हूँ कि मतलब हमने अभी तक पढ़ लिया दंगे वंगों के बारे में, एक केस सुनो तुम। ये केस बड़ा मस्त है, शाहबानो केस कहते हैं इसको हम। इन इंडिया देयर हैज बीन अ प्रैक्टिस ऑफ द ट्रिपल तलाक इन वन फॉर्म और द अदर इन द मुस्लिम रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि यहाँ पे जो है ना हिंदू भारत के अंदर मुसलमान जो धर्म है, मुसलमानों के अंदर एक 3 तलाक की जो है प्रथा जो है यहाँ पे चली आ रही है एक लंबे समय से। 3 तलाक की जो हमने, आपने भी सुना होगा कभी ना कभी, 3 तलाक ऐसे 3 बार बोल देते हैं और फिर तलाक हो जाता है ऐसा करके कुछ। तो ये जो है ना, अब मेरे को इतना आइडिया नहीं इसके बारे में, बट जो भी है ऐसा ही कुछ सुना है मैंने, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रिपल तलाक की कुछ पॉलिसी है, लंबे समय से वही चली आ रही है। A 62-year old Muslim woman named Sahabano, mother of 5 children, was given ट्रिपल तलाक बाय हर हस्बैंड। अब एक 62 साल की बूढ़ी मुस्लिम महिला को, जिसका नाम साहबानो था, जो कि 5 बच्चों की मां बन चुकी थी, उसको उसके पति ने 3 तलाक दे दिया, यानी कि उसको जो है तलाक दे दिया, अब वो उसकी पत्नी नहीं रही। साहबानो अप्रोच द कोर्ट आफ्टर द हस्बैंड। अब ये बात जो है तुम खुद सोचो, जिस मतलब ये पत्नी जिसको मतलब अब बूढ़ी हो चुकी है 62 साल की उम्र में, वो काम करके थोड़ी ना कुछ कर पाएगी, तो इस उम्र में उसको जो है त्याग देना कोई लॉजिकल बात नहीं थी। अब उसके बाद में क्या हुआ, साहबानो ने वही किया जो होना था। साहबानो अप्रोच द कोर्ट आफ्टर द हस्बैंड रिफ्यूज आना है, रिफ्यूज द मेंटेनेंस। अब यहाँ पे जो है ना क्या हुआ, साहबानो सीधी कोर्ट चली गई और बताया कि भैया ऐसे ऐसे मामला है कोर्ट वालों को, और ये जो है मेरे को अब मैं मेरे लिए जो खर्चा नहीं करना चाहता, मुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए मेरे पति से, ऐसा कुछ था। दिस डिसीजन केम इन फेवर ऑफ साहबानो। अब ये पूरा डिसीजन जो है, क्योंकि आना तो ऑब्वियस सी बात है, बूढ़ी हो चुकी है तो पैसा कौन देगा, उसका पति देगा ना। तो वो पति तो मना कर रहा था, तो उसके लिए केस हुआ था। अब ये डिसीजन केम आया फेवर साहबानो के फेवर में ये केस आया, बट साहबानो फील्ड अ पिटीशन इन द हाई कोर्ट टू इंक्रीज द एलिमनी। लेकिन साहबानो ने क्या करा, अपना जो भत्ता था ना, जो मतलब जो उसको मिलने वाला था, वो बहुत कम बता रही थी सरकार, तो उसके लिए उसने बड़े कोर्ट में जो है अपील कर दी कि मेरे को भत्ता बढ़वाना है, मेरे को इतने कम भत्ते में मेरा कुछ नहीं होने वाला। द हाई कोर्ट ऑर्डर तो एन इंक्रीज इन द एलिमनी। अब उसके बाद में सरकार ने जो है, हाई कोर्ट ने जो है
जो वो पैसा था, वो भत्ता था, उसको बढ़ाने के लिए कह दिया कि हाँ इतना बढ़ा दो तुम इसको। बट इवन आफ्टर विनिंग द डिसीजन हर एक्स हस्बैंड अपील्ड इन द को सुप्रीम कोर्ट। अब उसके पति ने जो है, एक्स हस्बैंड ही होता है, एक्सपायर्ड हस्बैंड, जो पहले हस्बैंड था अब नहीं बचा वो, तो जिसने तलाक दे दिया था, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी इन 1985 एडी। द सुप्रीम कोर्ट, अब ये तो सबसे बड़ा कोर्ट है, इसके आगे तो तुम जा भी नहीं सकते। द सुप्रीम कोर्ट अनहेल्ड द ऑर्डर ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एंड रूल्ड इन फेवर ऑफ साहबानो। उसने जो है साहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और इसको बोला कि तुझे पैसे देने पड़ेंगे, गलती तेरी है, तूने तलाक दिया है, वो बूढ़ी जाएगी कहाँ पे। दिस डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट कुड हैव बीन अ बिग प्रोग्रेसिव स्टेप बाय मुस्लिम सोसाइटी स्पेशली फॉर वुमेन, बट दिस डिसीजन वाज अपोज्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रेशर वाज पुट ऑन द गवर्नमेंट। ये देखो, तुम छोटी सी बात थी तो इतना बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आ गया बीच में मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज आ गया, मुस्लिम सोसाइटी इसका अगेंस्ट करने लगी, विरोध करने लगी एक वुमेन के लिए। और जो है, बट दिस डिसीजन वाज अपोज्ड बाय ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, जो ऐसे होते हैं ना, जो प्राचीन प्राचीन धाराएं होती है, जो प्राचीन मान्यताएं होती हैं, उनके जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो अपने हिसाबों के, अपनी बातों के हिसाब से सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगे कि ये जो तुम बात बता रहे हो, तुम्हारा जो कोर्ट ये बातें बता रहे हैं, ये बकवास है, ये वाहियात है, हम इसको पैसे नहीं देने वाले, ऐसा कुछ करके। मतलब भाई, फैसला कोर्ट को सुनाना था, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मैटर चल रहा है। फैसला यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लीडर सुना रहे हैं उनको। एज अ रिजल्ट द राजीव गांधी गवर्नमेंट रिवर्स द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय एनेक्टिंग अ लॉ इन पार्लियामेंट इन 1986। 1986 में जो है जो है कानून बना दिया गया कुछ उसका, और उसको लेके जो है ये फैसला सरकार का, जो ये उसका क्या था, कोर्ट का जो फैसला था, उसको पलट दिया गया। यानी कि अब साहबानो जीती नहीं थी, अब जीत के वो हार गई थी। भाई मतलब ये क्या था यार, ऐसे अगर कोर्ट के फैसले होने लगे, ये तो दबाव वाली बात होगी कि तुम गलत हो तो तुम्हें जो है दबाव बना के सही कर दो। जैसे पिछले वाले केस में हुआ था, इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश थी वो भी, कि भैया हम तो गलत है, लेकिन हम साबित नहीं होने देंगे हम गलत है ना। तो वही चक्कर यहाँ पे भी देखने को मिला हमको। हाउएवर दिस appeasement policy of the government was strongly opposed by many women organization, Muslim women group and many intellectuals। अब इस बात का जो है, ये जो इन्होंने अपीजमेंट पॉलिसी लेके आई थी ना सरकार की, भैया चलो ये तुम्हारा मैटर है, तुमको सॉर्ट कर दिया है तुम्हारा मैटर, लेकिन इसको लेके जो है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, या फिर जो महिलाओं के जो ग्रुप थे, समूह थे, और जो बहुत सारे वैसे भी बुद्धिजीवी लोग थे ना, सभी ने इस बात का विरोध किया कि सरकार तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये कर क्या रही हो तुम, अब ये फैसला इसी के हक में आना चाहिए था, तुम गलत हो यहाँ पे। बट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट साहबानो लॉस्ट इवन आफ्टर विनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा मानते हैं, इस कोर्ट की इज्जत नहीं रखते हुए यहाँ पे साहबानो जीतने के बाद भी ये केस हार जाती है। आपको क्या लगता है, मतलब उनको भत्ता मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? कमेंट में ये बताना जरूर से कि भत्ता मिलता तो क्या रहता, भत्ता मिलना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए था। आपकी क्या राय है जरूर से बताना आप भी। अब इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अब आगे बढ़ते हुए चैप्टर में हम देखेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग की, पैसा वैसा ध्यान, काम धंधा क्या चलाना क्या नहीं करना, वो चीज़ों के बारे में है ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। एंड इट इज अ प्रोसेस इन विच द अवेलेबल रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड टू अकम्प्लिश द सेट ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ स्पेसिफिक लिमिट। अब यहाँ पे जो है कह सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो है रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, वही कुछ प्लान करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट को जो है प्राप्त करने का, कि हमारे पास इतना सामान है, ये बनाना है, ये पैसा कमाना है, ये वो सारी प्लानिंग्स होती है। चलो देखो क्या होता है। In 1944 AD, 8 big industrialists in India proposed land reform, a cooperative system and plan development in the form of the Bombay Plan। अब बॉम्बे प्लान, 8 बड़े उद्योगपतियों ने, 1944 की बात है, उस टाइम पे 8 बड़े उद्योगपति, जो बड़े मतलब अमीर लोग थे, उन लोगों ने जो है बॉम्बे प्लान का एक जो है डिसीजन लिया। वहाँ पे जो है ज़मीन में सुधार करना और कोऑपरेटिव सिस्टम बनाना, और साथ में जो है वहाँ की तरक्की करना, वो सारा प्लान शामिल था उसमें। बट आफ्टर द अटेनमेंट, ऊपर जाते थोड़ा सा रुको, but after the attainment of independence in the country, the government emphasized the establishment of large government institution and the expansion of socialism। अब यहाँ पे जो है देश तो आज़ाद हो रखा था,
तो देश की आज़ादी के बाद में सरकार के भी बड़े बड़े जो है जगह बनानी थी, सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी बनाने थे, और साथ में जो है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का, समाज के बारे में भी एक्सपेंशन करना था, बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। इन दिस रिगार्ड प्राइम मिनिस्टर नेहरू यानी कि जो पहला प्रधानमंत्री था, तो एस्टेब्लिश द एडवाइजरी बॉडी नेम्ड प्लानिंग कमीशन। उस टाइम पे बनाया गया एक सभा बनाई गई प्लानिंग कमीशन, जिसको नाम दिया गया 15 मार्च 1950 एडी फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी। जिस उसका काम ये था पूरे देश के लिए अब प्लान बनाना था, इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना, क्या सीन करना, वो चीज़ें। आफ्टर दिस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 6 1952। 1952 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको इस ऐसी भी एक कमेटी बना दी गई। तो ऐसे चलता गया, ये मतलब कमेटियाँ बन रही थी, और उसके साथ में उनका ये काम था देश में कैसे जो है तरक्की लाई जाए। इट्स मेन फंक्शन वाज टू गिव रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन द एडवाइस एंड स्कीम गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन। अब इनका ये काम था कि जो प्लानिंग कमीशन हमको डाटा देगी, स्कीम बताएगी, तो उसके बारे में इनको जो है आगे उनके ऊपर फंक्शन करना था, करना देखना था, करना क्या करना, कैसे करना। इन्फ्लुएंस्ड बाय द 5 ईयर प्लान of the then Union Soviet Union, 5 ईयर प्लान वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एज वेल। अब वहाँ पे जो है ना क्या हो रखा था, 5 साल का प्लान था सोवियत यूनियन में, 5 साल के लिए ऐसे सरकार वगैरह बनती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे भी पंचवर्षीय योजनाएं चालू कर दी गई। ड्यू टू अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड एनवायरमेंट ऑफ फ्री कॉम्पिटिशन कुड नॉट डेवलप। अब यहाँ पे जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो अलग लेवल पे थी, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी थी, सब प्रकार के लोग रह रहे थे। यहाँ पे स्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, और गवर्नमेंट एन एनवायरमेंट ऑफ फ्री कंपटीशन कुड नॉट डेवलप, और जिसकी वजह से एक फ्री कंपटीशन नहीं बन पा रहा था। फ्री कंपटीशन समझते हो, यानी कि जिसका मन कर रहा है वो कंपटीशन में आ सकता है, ऐसे वाली बातें नहीं थी, अब दब रहे थे लोग इनसे। द इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो डिड नॉट ब्रिंग वेल अबाउट सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट। अब ये जो पॉलिसीज लाती गई सरकार टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, लेकिन ये जो पॉलिसीज थी ये ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रही थी देश के अंदर। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज अडोप्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट इन 1980s, 80s की बात आ गई है। द इंडियन इकोनॉमी हैड वीकन्ड बाय द टाइम ऑफ 1991। अब इंडिया की जो इकोनॉमी है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, तरक्की नहीं हो रही थी कह सकते हो। देश में हम सामान बना रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें भी बना रहे हैं, पॉलिसियाँ बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देश में तरक्की नहीं हो रही थी। India had to approach the International Monetary Fund and the World Bank for the payment of its foreign debt। अब जो विदेशों से सामान मंगा रहे हैं उसके पैसे भुगतने के लिए कर्जा चाहिए था, तो उस कर्जे के लिए इंडिया ने मुंह करा मॉनेटरी फंड का, या कह सकते हो वर्ल्ड बैंक का। अब उनसे जो है पैसे मांगे गए कि हमको कर्जे पे पैसे दे दो ताकि हम किसी और का कर्जा पूरा कर सके, अपने जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। टू फेस दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया हैड टू प्लेज 47 टन्स ऑफ गोल्ड। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस क्राइसिस को सरकार ने, इंडिया ने कह सकते हो, सरकार ने तो क्या ही बोले हम, इंडिया ने जो है 47 टन सोना जो है प्लेज कर लिया, गिरवी रख दिया अपना। Therefore, in 1991, India had to make economic reforms in the economy by accepting the conditions of the International Monetary Fund and World Bank। अब 1991 में क्या हुआ, इकोनॉमी में हमारा सुधार करने के लिए अलग अलग तरीके जो अपनाए जा रहे थे ना, उसी को लेके आगे अब रिफॉर्म हुआ, बढ़िया करे गए, वो एक्सेप्ट किए गए, और वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की तरफ भी दिखाए गए कि ऐसा ऐसा मैटर है हमारा। इवन आफ्टर दिस इंडिया इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट बाय अडोप्टिंग द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। सारा कुछ तो चल रहा था भाई, कुछ भी मैटर नहीं था, लेकिन हम अब भी जिस लेवल की सोच रहे थे, हमें तरक्की चाहिए थी, वो तरक्की अब भी हमें ढंग से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हम आज भी लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो मतलब कुल मिला के देखो मैटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, चल क्या रहा था यहाँ पे, है ना। देखो सीधी बात ये है, देश में हमें फैक्ट्री लगानी थी, सामान बनाना था, लोगों को खर्चा करना था, लड़ाइयाँ हो रही, उसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा था, वो बर्बाद हो रहा था, तो वो कर्जा ले रहे थे हम लोगों से। उस कर्जे को उतारने के लिए हमको पैसा चाहिए था, और उस पैसे के लिए हमको पैसा चाहिए था, उस कर्जे को उतारने के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा जो आया, अब जहां से आया उसको भी तो पैसा वापस करना है, तो उसके लिए फिर से पैसा चाहिए था। मतलब मैटर बिगड़ा पड़ा था पूरा। इसके लिए सरकार ने 47 टन सोना अपना गिरवी रख दिया वर्ल्ड बैंक के पास में, और वहां से जो है कर्जा लेके आई, और उस कर्जे से आगे अपना जो है डेवलपमेंट वगैरह करा, और खर्चा अपना जो भी था वो करा। उन्होंने अपनी शर्तें बताई थी, ऐसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब तुम कर लोगे। मॉनेटरी फंड था ना जो इंटरनेशनल, और वर्ल्ड बैंक, उसने बताया था कि तुम हमारी शर्तों के हिसाब से ऐसे यूज कर पाओगे, ऐसे नहीं है कि तुम कुछ भी करे जा रहे हो इस पैसे से, पता लगे कि तुम हमसे पैसा लेके जा रहे हो और फिर हमें ही आके बम मिसाइलों से फोड़ रहे हो,
तो ये मैटर नहीं चलने देंगे हम, ठीक है। तो ये भी हो जाता है यार, जैसे पाकिस्तान है, ऐसे ही देश बहुत सारे हैं। चलो, इंडियाज साइंटिफिक एडवांसमेंट, चलो हम ये तो बात रही हमारी फैक्ट्री वैक्ट्री सामान और ये सारी चीज़ों को लेके और हमारी संस्थाओं को लेके, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे हमने क्या करा, साइंटिफिक डेवलपमेंट समझते हो ना, हमने जो है क्या बनाया, मिसाइल, हथियार, रॉकेट, क्या क्या बनाए हमने, उसके बारे में। Our scientists have played an important role in taking India on the new path of development. हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना जो है यहाँ पे मेजर रोल जो है प्ले करा इंडिया को तरक्की दिलाने के लिए। इन 1951 इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ मिनिस्ट्री रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब 1951 की बात है, इंडिया ने जो है मिनिस्ट्री से संबंधित जो है साइंटिफिक रिसर्च और नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए जो है बोल सकते हो संस्थान स्थापित करा था। Due to the research work done under institutions like ISRO, BARC and IITs, India moved towards scientific progress. अब इंडिया के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए, इसरो बनाया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था स्पेस में ढूंढना। वैसे जो है बार्क बनाया गया, आईआईटी भी बनाई गई। तो ऐसे अलग अलग संस्थाएं बनाई गई, इंस्टीट्यूशंस बने जिनका काम बस ये साइंटिफिक प्रोग्रेस करना था। विद द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट लाइक द होमी, क्या नाम भाई तेरा, जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा, पता नहीं यार, नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं साइंटिस्ट का। तो चलो कोई ना, होगा, मेरे को नहीं आइडिया कोई। विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसको सब जानते होंगे। एंड द कस्तूरी रंगन। तो ऐसे कुछ जो है साइंटिस्ट ने अपना जो है स्ट्रगल दिया यहाँ पे, एफर्ट्स दिए और तरक्की करा इंडिया की। इंडिया कुड मैन्युफैक्चर मिसाइल्स लाइक पृथ्वी, नाग, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस एटसेट्रा। तो इंडिया जो है अब अपनी घर की मिसाइलें बना सकती थी। ये मिसाइलें हथियार प्रणाली में आती हैं बेसिकली, कि अगर लड़ाई मच जाए तो ये मिसाइलें फेंक मारो उनके ऊपर, है ना, और उनको मार डालो बस। पृथ्वी, नाग, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस ये एक ही बंदे ने बनाई थी, शायद ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई थी। तो अब यहाँ पे उसके बाद में 1974 में और 1998 में इंडिया मेड इटसेल्फ अ न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट करे अपने घर खुद के ही, और उसके बाद में न्यूक्लियर पावर्ड नेशन इंडिया बन चुका था। अब ये जो है ना इतने बुरे हाल थे भाई, अगर तुम कभी रिसर्च कहानी पढ़ोगे ना इनकी, जो न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस बनने के लिए इंडिया ने चोरी छिपे काम करना पड़ा, रात में काम करना पड़ा, रेडियो पे जो है सामान लेके जाते थे, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी हम लोगों की। आवर साइंटिस्ट हैव प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन मेकिंग इंडिया अ मेजर मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी अहम रोल प्ले करा है इंडिया को पावरफुल बनाने में, जो मिलिट्री पावर में पावरफुल बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत रोल प्ले करा है। इंडिया फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज वर्ल्ड इन द वर्ल्ड एज द मिसाइल मैन। इंडिया में जो है ना डॉक्टर को जो है वर्ल्ड के अंदर जो है अब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, क्योंकि ये जितनी मिसाइलों के नाम मैं बता रहा था ना आपको, पृथ्वी, नाग, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस, ये सारी मिसाइलें इन्होंने ही बनाई थी। एक दिमाग ने इतना सारा काम कर दिया था, ये सोचो तुम कितने एडवांस बंदा होगा ये। अब इसको कहते थे हम मिसाइल मैन, मिसाइलें मिसाइलें बना रखी थी, इसको हर प्रकार की मिसाइल बनानी आती थी। तो ये जो है ना गाइडेड मिसाइल के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, ऐसा कुछ था। India earned a name in the space technology by sending satellites like आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी एटसेट्रा। तो इंडिया ने जो है स्पेस के अंदर बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी, जैसे आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, और उसकी वजह से इंडिया और भी फेमस हो गया, टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा डेवलप हो गया। टुडे इंडिया इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग सैटेलाइट्स ऑफ अदर कंट्रीज इनटू स्पेस एज वेल। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम दूसरे देशों की सैटेलाइट भी भेज सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैं थोड़े साल पहले पढ़ रहा था, मतलब 1-2 साल पहले की बात है, मैंने पढ़ा था इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक रॉकेट के अंदर 109 सैटेलाइट लॉन्च करके आ गए थे इंडिया वाले, जबकि विदेश वालों से 2 सैटेलाइट लॉन्च करवा लो भाई, उसमें ही हालत खस्ता हो जाती है। इंडिया वाले पता नहीं कैसे टांग के ले गए भाई, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर टांग के ले गए रॉकेट के ऊपर, पता नहीं क्या सीन था। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ऐसा कुछ करके, और उसके बाद में हमने चंद्रयान निकाला। अब वो बुक में नहीं बताएंगे वो चीज़ें, क्योंकि बुक पहले लिख ली, अब पब्लिश बाद में कर रहे हैं भाई, वो अलग मैटर होता है बुक्स वालों का भी। लेकिन जो भी है, चंद्रयान निकाला, चंद्रमा पर हम उतरे, और इससे हमें अलग तरक्की मिली। भले ही क्रैश हो गए थे बाद में, कुछ पंगे हो गए थे, लेकिन जो भी है हम वहाँ तक पहुँचे, जो कि हमारे लिए अपने बेस पे पहुँचे, अपने बलबूते पर पहुँचे, और बहुत सस्ते में पहुँचे। हमने मार्स पे रॉकेट सैटेलाइट भेजे, और जो कि पहले अटेम्प्ट में वहाँ पे लैंड करे, जबकि नासा वालों तक के लैंड नहीं कर पाए थे। तो भाई इतनी सारी अचीवमेंट हम लोगों ने कर ली है, और इन फ्यूचर हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप लोगों का योगदान रहेगा, आप ही इन फ्यूचर में जो भी है आप ही साइंटिस्ट बनोगे, आप में से ही कोई ना कोई। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो ये तो हम बात कर रहे थे अपने देश के बारे में, लेकिन दूसरा देश भी है भाई, अपने देश के साथ में दूसरे देशों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अपने देश को
प्यार देने के चक्कर में दूसरों को नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर दूसरों को भूल दिया तो वो हमें भुला देंगे फिर। चलो देखते हैं क्या हुआ। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर। अब किसी भी देश की अगर हम बात करें कि जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी होती है विदेश नीति, तो वो जो है दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डोमेस्टिक पर भी इंटरनेशनल फैक्टर। ठीक है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू क्या दिक्कतें हैं, और इंटरनेशनली क्या कैसे हमको बिहेव करना है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी हैव डिटरमाइंड द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब डोमेस्टिकली तो देखो हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर, जो जगह है, स्थान, इकोनॉमी, हर चीज़ जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करती है कि हमारी पॉलिसी किस हिसाब से बनेगी। एज एन इंटरनेशनल फैक्टर, द रीजनल एनवायरनमेंट, बॉर्डर डिस्प्यूट एंड कोल्ड वार हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पे वैसे ही जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ चीज़ें मायने रखती हैं हमारे लिए, जैसे कि हमारा जो है एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे बॉर्डर्स के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसे डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोल्ड वार कैसे चल रहा है, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती है, शांति शांति जब हम बोलते नहीं है उसको कोल्ड वार कहते हैं। मतलब लड़ाई भी है लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते, ऐसे दुश्मनी हो जाती है ना, वो वाली बात है बस। तो ऐसी जो है इन चीज़ों में कैसी हमारी पॉलिसियाँ रहती है। तो द मेन पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर द पंचशील, नॉन अलाइनमेंट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशन, सॉलिडेटरी विद द डेवलपिंग कंट्रीज, गोल ऑफ अचीविंग नेशन एंड ग्लोबल इंटरेस्ट्स एटसेट्रा। अब इन सब चीज़ों के अंदर देखें तो भारत की जो ये फॉरेन पॉलिसी है ये अलग अलग टाइप के, जैसे कि पंचशील है, नॉन अलाइनमेंट है, यानी कि किसी भी ग्रुप के साथ हम कनेक्टेड नहीं है स्पेशली, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशन है, हम किसी के ऐसे मतलब एक मतलब कह सकते हो कि एक के साथ में हम फेवर नहीं करते, हम दूसरे के साथ में भी हम साथ में मिलके काम करते हैं, किसी एक पक्ष में नहीं रहते, ऐसे मतलब इंडिपेंडेंट वाला काम रहता है अपना। और सोलिडेटरी विद डेवलपिंग कंट्रीज, उसके बाद में हम जो है जो तरक्की कर रहे हैं देश उनके साथ में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इकट्ठे रहते हैं, गोल्स ऑफ अचीविंग नेशनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट। और उसके बाद में अपने देश के और विदेश के जो है हित को लेके कैसे हमारे लक्ष्य हैं, कैसे हम काम करेंगे, वो सारी चीज़ें मतलब थोड़े वियर्ड लग रहे होंगे वर्ड्स आपको, बट हाँ मतलब काफ़ी सारे फैक्टर है, कुल मिला के हम अपने आप को और बाकी पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं। सीधी बात तो ये है। It is necessary to study the foreign policy of India during the last 50 years on the three grounds। अब इसको जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने के लिए आप पिछले जो है मतलब 3 ग्राउंड पे हम इसको पढ़ सकते हैं अपने लेवल पे, अपने बड़े लेवल पे। देखो कैसे है, रिलेशंस ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ। अब फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, हमारी पॉलिसी दूसरे देश के साथ कैसी है। अब मैटर ये भी तो करता है ना दूसरा देश कैसा है, तो वही चीज़ है कि रिलेशंस ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, अपने पड़ोसी देशों के साथ हम कैसे हैं। रिलेशंस विद द सुपर पावर, सुपर पावर्स के साथ, जो बड़े देश बताए थे ना मैंने 5 बड़े देश हैं सुपर पावर्स, तो उनके साथ में हम कैसे हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन, और इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के साथ में हम कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने को मिलेगी, और इसको एक्सप्लेन होने के बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, वैसी बात है। चलो ये लास्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर्स का, मतलब काफ़ी डिटेल में करा रखी है चीज़ें। पहला पॉइंट, रिलेशंस ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में कैसे रिलेशंस है वो देखते हैं। इंडिया 7 नेबरिंग कंट्रीज आर, इंडिया के जो है ना 7 पड़ोसी देश है। पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ डायरेक्शन, भूटान एंड बांग्लादेश इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, म्यांमार इन द ईस्ट, श्रीलंका इन द साउथ। तो ये 7 पड़ोसी देश हैं। इंडियाज रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान हैव बीन मोस्टली फ्रेंडली। अब बाकी देशों के साथ तो हमारा संपर्क बढ़िया है, एक चाइना वाले हरामी और एक पाकिस्तान वाले। अभी भी अगर कहानी पढ़ोगे आप, अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे भी अभी रिसेंटली जो है चाइना वाले कुछ 300 सैनिकों ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर रिसेंटली, और फिर इंडिया वालों ने लठ ले लेके उनको पीट पीट के भगाया था। तो मतलब ऐसे चलता रहता है। पाकिस्तान वाले तो कभी भी सीज फायर कर देते हैं, मतलब चलता रहता है इनका भी। तो ये मैटर है, ये इन दोनों को छोड़ के बाकी सब बढ़िया है। रिलेशंस विद पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि यही हरामी पंथी ज़्यादा पे है। देर आर अपॉर्चुनिटी फॉर हिस्टोरिकल सिमिलैरिटी, कल्चर होमोजिनिटी, जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी एंड इकोनॉमिक सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि अगर हम भारत की इसकी पाकिस्तान की बात करें ना,
क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था। तो उन चीज़ों को देखते हुए भारत के साथ में वो जो है बातचीत, व्यवहार, जो बातें हैं बोल सकते हो, उनकी थिंकिंग वगैरह, वो कहीं न कहीं सिमिलर सी हमें देखने को मिलती है। बट इवन टुडे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैव नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ द रियलम ऑफ कॉम्पिटिशन, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वार। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है हम प्यार से रह लेंगे। पहले तो जो हमने लड़ाई, दंगे, मार-काट करी, लेकिन उसके बाद में भी आज भी हम उसी चीज़ में अटके हुए हैं। आज भी जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो बहुत बेकार है। कभी छोटी-छोटी बातों पे तनाव हो जाता है क्योंकि पाकिस्तानियों को चाहिए होता है कश्मीर हर बार, और उसके चलते पंगे होते रहते हैं। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1947 एडी, 1965 एडी, 1971 एडी, 1999 एडी। इतनी सारी लड़ाई, इतनी बार पाकिस्तान भारत के ऊपर हमले कर चुका है, बट वाज डिफीटेड बाय द ब्रेव फोर्सेस ऑफ इंडिया। ये तो खैर मनाओ तुम इंडियन सोल्जर्स की, जो अपना बलिदान देते हुए अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। डेस्परेट पाकिस्तान continues to encourage indirect terrorism in पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब जो है ना, पाकिस्तान ऐसे सीधी सीधी बातें तो नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे जो है ये आतंकवादियों को जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म करता रहता है, वहाँ पे आतंक फैलाता रहता है, घुसपैठ करता है, लोगों को मार दिया या वो चीज़ें, बम फोड़ दिया कहीं पे, चलता रहता है इनका। रिलेशंस विद चाइना, अब चाइना वालों की बात करें, चाइना के साथ हमारा रिलेशन कैसा है? कुछ बढ़िया भी नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है तुम ये सोचो भाई बहुत बुरा है। अब हम वैसे तो देखिए ज़मीन को लेके तो पंगे करेंगे, लेकिन सारा सामान हमको चाइनीज़ ही चाहिए रहता है। चाइना इज़ एन इम्पोर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया व्हिच इज़ कीन टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जो चाइना है ना, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना ऑन जनवरी 1, 1950। यानी कि हमने जो है ना, भारत तो जो है पहले बिना कम्युनिस्ट मतलब एक समुदाय वाला जैसे देश होता है ना, तो इंडिया वैसा तो है नहीं। इंडिया में तो हर रिलीजन, हर हर चीज़ को इक्वल राइट दिया गया है। अब हम लोग जो है ना, उस शुरुआत में इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना। अब यहाँ पर हमने जो है ना, चाइना का जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, साम्यवादी सिस्टम है, उसको लेके जो है अडॉप्ट करा 1 जनवरी 1950 को। चलो भैया जो भी है तुम ठीक हो, उसको मान्यता दे दी थी हमने। प्राइम मिनिस्टर नेहरू मेड सेवरल अटेम्प्ट टू गेट कम्युनिस्ट चाइना अ परमानेंट प्लेस इन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इस कम्युनिस्ट चाइना को जो है ना, उसकी जगह पे उन्होंने परमानेंटली प्लेस कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल्स को। अब एक्सपेनिस्ट चाइना लॉन्च्ड अ टेरिबल अटैक ऑन इंडिया। अब जो चाइना चाइना दो तरीके से काम कर रहा है बेसिकली, समझो। एक धर्म ये कह रहा है, उनका बड़ा धर्म जो है वो तो चाहता भैया शांति, सुख शांति से रहो, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं चाइना में जो कि हम चाइना का एक्सपेंशन करेंगे। अब जो एक्सपेंशनिस्ट चाइना है ना, वो अटैक करता है इंडिया के ऊपर। 20 अक्टूबर 1962 में अटैक करा। इंडिया हैड टू सफर अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन दिस वार। इंडिया को जो है इस लड़ाई में बहुत सारे दुख दर्द सहन करने पड़े। कम्युनिस्ट चाइना डिक्लेयर्ड अनइलेटरल सीज फायर। अब कम्युनिस्ट चाइना अलग बातें कहता है, वो अलग कह रहा है भाई, मतलब चाइना चाइना ही है, लेकिन मैटर कुछ अलग ही घूम रहा है यहाँ पे। इंडियाज इंटरनेशनल रेप्यूटेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वर डीपली हर्ट बाय दिस वार। अब ये इंडिया का जो है ना, इंटरनेशनली लेवल पे रेप्यूटेशन और इज्जत जो है बहुत हर्ट हुई इस लड़ाई के बाद में। सिंस देन इंडिया चाइना रिलेशन हैव बीन बेस्ड ऑन टेंशन एंड मिसट्रस्ट। अब हम चाइना पे भरोसा नहीं करते, पहले थोड़ा कर लेते थे, लेकिन अब भरोसे वाली बात है चाइना के अंदर नहीं बची है, चाइना भी हरामी हो गया है। चलो, द इंडियन आर्मी विच सफर्ड हैवी लॉसेज इन दिस वार विद चाइना इन 1962 एडी हैड शोन अमेजिंग वैलर एंड इनडोमिनेटेबल करेज इन द बैटल ऑफ सारगरही एंड हियाफू ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब ये ब्रिटिश पीरियड के दौरान में भी लड़ाइयाँ हुई होंगी। अब क्रेज दिखाया, इंडियन आर्मी ने हमेशा क्रेज दिखाया, बैटल्स लड़ाइयाँ होती रही हैं, तो भाई इनके पंगों को हम छोड़ो, मैटर अलग ही है, ठीक है ना। तो पहले भी लड़ाई हुई, अब भी लड़ाई हुई, मतलब चलता रहता है इनके, ये नहीं टिकने वाले। रिलेशंस विद नेपाल एंड भूटान। अब ये पड़ोसी देश जो प्यार से रहते हैं, अब ये प्यार टूट चुका है। जब किताब लिखी थी तब प्यार से रहते थे, नेपाल के साथ हमारा प्यार टूट चुका है, कमजोर हो चुका है अब तो। इंडिया एंड नेपाल हैव डीप सोशल, रिलीजन एंड कल्चरल टाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इंडिया देखो, नेपाल इंडिया के साथ में जुड़ा हुआ, डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो दो ही कंट्रीज के साथ तो कनेक्टेड है, इंडिया और चाइना। अब इंडिया के साथ में अगर हम बात करें तो इंडिया से वो रिलीजन, धर्म वगैरह, कल्चर वगैरह सब चीज़ें इंडिया से ज़्यादा रिलेट करती हैं उसकी। द ओपन बॉर्डर बिटवीन द टू हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ द ट्रस्ट। अब हम दोनों के बीच में, यानी भारत और नेपाल के बीच में जो है ना, जो ट्रस्ट का सिंबल है वो है ओपन बॉर्डर, यानी कि कोई भी ऐसे मुंह उठा के पाकिस्तान, ये नेपाल जा सकता है। सिमिलरली इंडिया हैज़ क्लोज रिलेशन विद भूटान, अनदर कंट्री लोकेटेड इन द हिमालयाज। अब वैसे ही जो है क्लोज रिलेशन है भूटान के साथ में भी, छोटकू सा देश है एक।
तो वो भी हिमालयाज के अंदर। द ट्रीटी ऑफ 1949 एस्टेब्लिश्ड इन द ओवर एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। अब यहाँ पे जो है मतलब एक बोल सकते हो संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, जिससे हमारी जो मित्रता है वो लंबे समय तक चली आ रही है। अब इंडियाज इमोशनल कनेक्शन विद दीज टू कंट्रीज इज ऑल्सो ड्यू टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट कनेक्शन। हिंदू बुद्ध का कनेक्शन भी है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है नेपाल में जन्म हुआ था, फिर भारत आए, ऐसे ही जो है उनका जो कनेक्शन है इस वजह से भी बढ़िया है। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ भूटान एंड नेपाल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन सिक्योरिटी। अब इंडियन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल वाले अगर चाइना अटैक करता है, बीच में नेपाल आ रहा है, अब नेपाल पे अटैक करेगा तो नेपाल वाले उसको सुनाएंगे ना बेफालतू में, क्यों हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, तुझे अटैक करना इंडिया पे तो इंडिया पे करता रहे, हमारे ऊपर क्यों कर रहा है। तो वो बेटर हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल साबित भी हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो रिलेशंस विद श्रीलंका, जहाँ पे रामायण हुई थी पूरी हमारी, तो उस श्रीलंका में क्या हालचाल है। श्रीलंका इज द नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन में है, साउथ की साइड में। मैप पे हमको हर बार लिखना रहता है, छापना रहता है। देयर आर हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब यहाँ पे बताते हैं कि हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस हर प्रकार के कॉन्टैक्ट है इंडिया के श्रीलंका के साथ में, यानी कि हिस्ट्री भी अच्छी रही है, पॉलिटिकली भी मैटर्स हैं, सोशल भी मैटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज रिगार्डिंग तमिल्स बेस्ड इन श्रीलंका। अब तमिल बेस्ड श्रीलंका को लेके बाद में जो है वहाँ पे डिफरेंस था कि आज़ादी के बाद में कुछ डिफरेंस है वहाँ पे। श्रीलंका में गए थे शायद तमिल वगैरह, कुछ मैटर था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में भी। टेंशन हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज्ड ड्यू टू द सेंडिंग ऑफ पीस फोर्सेज बाय इंडिया इन 1987। अब शांति युद्ध के बारे में जो है ना, अब यहाँ पे ऐसे शांति से जो सेनाएं वगैरह भेजी गई, उसकी वजह से थोड़ी बहुत टेंशनें बनती रहती है। ये तो आम सी बात है भाई, तुम पड़ोसी के घर में कुछ भेजोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। बट इट कैन नॉट बी कैप्ट इन द कैटेगरी ऑफ एनिमोसिटी। तो इसको जो है हम कह सकते हैं दुश्मनी वाली बातों में नहीं रख सकते कि तो ये दुश्मन है हमारा, वो चीज़ें यहाँ पे हम नहीं रख सकते। रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज हैव बीन कोर्डियल डिस्पाइट सम डिफरेंस। अब ये जो संबंध है दोनों देशों के बीच में, ये ठीक ठाक, ये बढ़िया, भले चंगे चल रहे हैं, और क्या चाहिए हमको, है ना। तो यही चाहिए रहता है भाई, है ना, आराम से मस्त चल रहे हैं बिना किसी मतभेद के। रिलेशंस विद बांग्लादेश, अब ये तो पूर्वी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसके साथ में देखो कैसे रिलेशंस है। बांग्लादेश वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। 1947 से 1971 तक इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। ऑन दिसंबर 6 1971 इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ कंट्री। अब 1971 में इसको जो है बांग्लादेश को भारत ने जो है कंट्री का दर्जा दिया, और उसके बाद फिर दुनिया ने माना कि ये कंट्री है। क्योंकि पहले जो है ना क्या सीन था, इसको पाकिस्तान माना जाता था, यानी कि थोड़ा सा पाकिस्तान इधर पड़ा है, थोड़ा सा उधर पड़ा हुआ है। लेकिन अब इसको अलग कंट्री बन चुकी थी बिल्कुल से पाकिस्तान से हटते हुए इंडिया की वजह से। तो इंडिया हैड अ स्पेशल रोल इन द ओरिजिन ऑफ बांग्लादेश, अ विक्टिम ऑफ द ओप्रेशन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान से जो है बिल्कुल अलग करने में इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ की। ड्यू टू द लैंग्वेज एंड कल्चरल एफिलिएशन देयर वाज एन एटमोसफेयर ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब यहाँ पे जो है बातचीत, अब अपने देश से तो अलग हुए थे ये लोग भी, तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा मतलब लड़ाई वड़ाई तो हमने नहीं करी, बढ़िया संबंध हमारे इनके देशों के साथ में शुरू से ही बने हुए, इस देश के साथ में भी। However, due to the military rule and increasing religious fanaticism, there has been a situation of tension in the relations। अब ये जो धर्म वगैरह है, मिलिट्री का कुछ कानून वगैरह, उनके चलते जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड बांग्लादेश इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंडस्ट्री। अब इंडिया ने हमेशा ही जो है बांग्लादेश की टेक्नोलॉजी, साइंस और इंडस्ट्री में मदद करी है। इन चीज़ों को डेवलप करने में, उनके नेशन को डेवलप करने में मदद करी है इंडिया ने बांग्लादेश की बहुत बार, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिलेशंस विद म्यांमार और बर्मा। बर्मा के साथ हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है वो भी देख लेते हैं हम। म्यांमार और बर्मा इज ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ म्यांमार, इसको हम रिपब्लिक ऑफ म्यांमार भी कहते हैं। तो अब ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसको गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं, क्योंकि अगर तुमको भारत में एंट्री चाहिए ना, तो इस रास्ते से होते हुए तुम आ सकते हो भारत में, एंट्री गेट कह सकते हो तुम। इंडिया एंड म्यांमार शेयर आ 1600 किलोमीटर बॉर्डर। इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ म्यांमार आर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड इन दिस सेंस देयर इज अ कल्चरल क्लोजनेस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। अब यहाँ पे बुद्ध, भारत में भी बुद्ध धर्म चलता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है।
काफ़ी कम हो गया मतलब। लेकिन पहले जो है बुद्ध धर्म चलता था और उसी के चलते इंडिया वालों के साथ इनकी क्लोजनेस बनी हुई है। इंडिया से प्रचलित हुआ था ना बुद्ध धर्म, आगे ऐसे ही उधर की साइड में, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है ये। बीइंग अ नेबर कंट्री, म्यांमार ऑल्सो हैड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। अब हर तरीके से इंडिया के लिए भी जरूरी है। विद अ फ्यू एक्सेप्शन, इंडिया म्यांमार रिलेशन हैव बीन फ्रेंडली। ज़्यादातर हमारे रिलेशन बढ़िया ही हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लड़ाई दंगे नहीं करते हम लोग। चलो ये तो हमारे पड़ोसी देशों की बात रही, यानी कि कुल मिला के चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के सबके साथ बढ़िया मामला चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है ना। थोड़ी बहुत तो लड़ाई दंगे बातचीत होती रहती है, वो तो चलता है। जैसे अभी नेपाल ने क्या करा था, इंडिया के कुछ हिस्से को अपने मैप में दिखा दिया था, उसके बाद में इंडिया वालों ने बोला भैया तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, हमारा मैप है, हमारी जगह है, तुम अपने मैप में कैसे दिखा रहे हो। तो उसको लेके इशू हो गया था। उसके बाद नेपाल अब थोड़ा सा रूट रखा है भारत से। तो ऐसे छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं, बाद में रिजोल्व हो जाते हैं, बट बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई अभी तक कोई इनकी वजह से। रिलेशंस विद सुपर पावर, अब ये तो छोटे मोटे देशों की बात कर रहे हैं, पड़ोसी देशों की बातें कर रहे हैं। सुपर पावर्स की बातें कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे महाशक्तियां हैं देश की, उनके साथ जो बड़े बड़े देश है, ताकतवर देश है, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं। टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अमेरिका एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन, यानी कि अमेरिका और रसिया जो है, हैव बीन एक्सेप्टेड एज सुपर पावर। इनको जो है हम सबसे सुपर पावर मानते हैं, बड़ी ताकत है सबसे शुरुआती दौर से ही। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ इक्वल डिस्टेंस और इक्वल फ्रेंडशिप विद द बोथ द सुपर पावर। इंडिया ने तो भाई सीधी सीधी बात है, दोनों के साथ में संबंध बना के रखे, ना उसके फेवर में गया ना उसके फेवर में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, वाइल ऑन द वन हैंड नेहरूज इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इंक्रीज, धीरे धीरे जो है ना नेहरू के टाइम पे जो है समाजवादी जो विचारधाराएं थी वो बढ़ने लगी थोड़ी सी। ऑन द अदर हैंड, प्रोक्सिमिटी ऑफ पाकिस्तान टू अमेरिका स्टार्टेड इंक्रीजिंग, अब पाकिस्तान अमेरिका की साइड में जाने लग गया। तो भाई अब कोई एक बंदा उधर की साइड जाएगा, ये धीरे धीरे जो मेरी पाकिस्तानी लोग हैं वो अमेरिका साइड खींच रहे हैं, हम लोग रशिया साइड धीरे धीरे पसंद आते जा रहे हैं। ड्यू टू दिस, इंडिया स्टार्टेड लर्निंग टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन, लीनिंग, सॉरी लर्निंग बोल रहा हूँ, तो लीनिंग टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन। और इसी की वजह से हम लोगों ने अब जो है सोवियत यूनियन की तरफ जो है थोड़ा अपना झुकाव कर दिया है। इंडिया यूएस रिलेशनशिप वर अफेक्टेड ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूएस रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना। अब यूएस वाले पाकिस्तान चाइना वालों की मदद कर रहे हैं तो हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, हमारी मदद करेंगे तो उनके संबंध खराब होंगे, भाई कुछ तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों फेवर में नहीं रह सकते। In 1971 AD, the Indo-Soviet Friendship Treaty further strengthened the friendship बिटवीन द टू कंट्रीज। अब 1971 में इंडो सोवियत फ्रेंडशिप की एक ट्रीटी हुई थी, जो है एक समझौता हुआ था पूरा इंडो सोवियत का, यानी कि इंडिया का और रशिया का। तो उसके बाद में और भी पक्का हो गया इनकी मित्रता। एट द सेम टाइम, ड्यू टू दिस प्रोक्सिमिटी, द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका केप्ट इंक्रीजिंग, और इसी चीज को लेके, इन बातों को लेके, इन जो है पॉलिसियों को लेके धीरे धीरे भारत का और अमेरिका का डिस्टेंस, अब बातों का जो है बोल सकते हो कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दोस्त दोस्त ना रहा हो गया अब तो ये। इन 1991 एडी, द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड रसिया एमर्ज एज इट्स सक्सेसर। अब 1991 में क्या हुआ, पहले हम जिस सोवियत यूनियन करे जा रहे हैं ना, वो सोवियत यूनियन खत्म हो गया और उसके बाद उसका नाम रखा गया रसिया, रसिया बन गया उसका, मतलब उस जगह को अब रसिया बता दिया गया था। दिस मेड द वर्ल्ड अन यूनिपोलर एंड अमेरिकन रिमेन्ड द ओनली वन सुपर पावर। क्योंकि ये जो यूएसएसआर की बातें कर रहे हैं ना, ये यूएसएसआर का छोटा मोटे जो देश थे वो अलग हो गए इससे, और अब ये छोटा, अब ये बड़ी सुपर पावर नहीं बची थी, अब सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, अमेरिका। अब नाउ इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक इश्यूज हैव बिकम इम्पोर्टेंट। अब इस चीज़ की वजह से जो है ना आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक, हर प्रकार के इश्यूज जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड, इंडियाज रिलेशन विद बोथ रसिया एंड अमेरिका स्टार्टेड टू गेट बेटर। लेकिन 1991 और उससे आगे जो है इंडिया के जो संबंध है अमेरिका और रसिया के साथ में बढ़िया से होते आ रहे हैं। और मोदी ने तो भाई इतने बार उनके घर में ऐसे घूम के आया ना, रसिया में, अमेरिका में, तो संबंध और भी बेटर कर दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया द यूनाइटेड नेशन, इंडिया और यूनाइटेड नेशन का क्या मैटर है वो भी देखते हैं। विद द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, देयर वॉज अ नीड टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को शांति की जरूरत थी। देयरफॉर ऑन अक्टूबर 24 1945 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, और इस चीज को लेके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, यानी कि जिसको हम कहते हैं यूएनओ।
ठीक है ना, ये बनाया गया था उस टाइम पे ताकि पूरी दुनिया में लड़ाई दंगे ना हो पाए। इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब इंडिया भी इनको जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स जो थे ना उनमें से एक है इंडिया भी। इंडिया हैज ऑलवेज प्लेड एन एक्टिव रोल इन द पीस कीपिंग फोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन बाय सेंडिंग इट ट्रूप्स। तो इंडिया वाले लोग भी जो है ना, मतलब जो इंडिया का जो भी प्रतिनिधि वहां जाता है, कोशिश रहती है कि पूरी दुनिया में हम लोग शांति बना के रख सके और लड़ाई दंगे ना होने दे। इन 1953 विजयलक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब पहली वुमेन बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि वहां पे यूएनओ की जो है पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, तो वहां की जनरल असेंबली में। टुडे इंडिया इज स्ट्राइविंग टू गेट परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल ड्यू टू एक्टिव रोल इन द यूनाइटेड नेशन एंड बीइंग अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब इंडिया वाले यहाँ पे जो है पक्की मेंबरशिप चाहते हैं, मतलब हमने बनाया तो था वो तो बात ठीक है, लेकिन हम जो है वहाँ पे इतनी वो अलग लेवल पे इज्जत नहीं है हमारी फिर भी, तो हम वहाँ पे बिल्कुल पक्का वो सिक्योरिटी वाला काम चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं ना, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ गए हम, मतलब हमारी तरक्की बहुत तेजी से हो रही है दूसरे देशों के कंपैरिजन में, अगर तुमको नहीं पता हो तो। After independence in 1947, many predictions were made by many Indians and foreign critics regards India independence, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। अब देखो इंडिया 1947 में जब आज़ाद हुआ था ना, बहुत सारे लोग आए थे भविष्यवाणी करने, और उनका ये कहना था कि भैया इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, हर चीज़ के बारे में उनके अलग अलग विचारधारा थी। ज़्यादातर का तो यही कह रहे थे, ज़्यादा नहीं टिक पाएगा बेटा तू। दीज critics were speculating that the democratic system in India would not last long। भैया ज़्यादा नहीं चलने वाला, तू इतना बस हो गया जो होना था तेरे बस का, तो हमें नहीं लग रहा तेरे बस की डेमोक्रेसी कुछ है। Some of them said that the Indian Union would be the disintegrated on the basis of language, caste, religion and reason। कुछ लोग कहते थे कि ये जो है ना लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, रीजन हर चीज़ के हिसाब से बट जाएगा, कोई अलग अपने अपने तुक्के मार रहे भाई सबके सब। बट इवन आफ्टर 74 years of independence, India has not only emerged on sound footing, but it's on the path of progress as well। आज 74 साल बीत चुके हैं इनके हिसाब से, किताब वालों के हिसाब से। ये जो 74 साल है ये बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे किताब पुरानी होती रहेगी, ठीक है। जब भी किताब लिखी थी उस टाइम पे 74 साल हो रखे थे, ठीक है। तो अभी जो है 74 साल कह रहे हैं, ये लोग बीत गए हैं, और ये जो चीज़ है ये आगे बढ़ती रहेगी, हमारी प्रोग्रेस चलती रहेगी। और वो लोग जो ये कहते थे कि इंडिया के बस की बात नहीं है डेमोक्रेसी मेंटेन कर पाना, और आज देखो हम किस लेवल, किस मुकाम पे पहुंचे हुए इसी डेमोक्रेसी के बल पे। तो लाइक कर देना यार इसी बात पे, इंडिया के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया अब भी टिका हुआ है। तो ये था हमारा खूबसूरत सा चैप्टर, इंडिया आज़ादी के बाद में इंडिया ने क्या क्या फेस करा, कैसे लड़ाई दंगे हुए, कैसे हमने मेंटेन करा उनको, और कैसे कुछ नेताओं ने भी हरामपंथी करी थी, बहुत सारे पंगे हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिली हैं। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। और हाँ, बताना जरूर से, जो जो जिसने वीडियो लास्ट तक देखी ना, वो कमेंट में बताना कि भाई मैंने लास्ट तक देखी है और मुझे चैप्टर समझ में भी आ गया है, ठीक है ना। तो कमेंट में जरूर से बताना, मैं भी वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट का। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।